इस वाले में ना, जैसे मैं भी नहीं जानता कि क्या होता है, मेरे साथ भी गलती हुई है, तुम्हारे साथ भी हो सकती है। 3 घंटे का अगर यूपीएससी स्टैंडर्ड से बात, यूपीएससी में तो बवाल मच गया होता है जिंदगी में टाइमिंग को लेकर। सबको मालूम होता है एग्जाम हॉल में घुसेंगे तो 3 ऐसे लिखने, 8-8, 10-10 पेज का एवरेज लिखना है। अगर तुम एक ऐसे में मान लो, एक सेक्शन में अगर तुम ज्यादा से ज्यादा 3 ऐसे या 4, कितने आते, 3 आते, 3 आते हैं, तो 3 में से अगर तुम हर एक को 3-3 मिनट भी दे देते हो, 3 मिनट में क्या देते हो, कैसा होगा इसमें, ये लिख दूंगा, वो लिख दूंगा, फिर आदमी ये नहीं सोचता है कि दूसरा लिखूंगा कि नहीं। कभी कभार, और जैसे पिछले टेस्ट में हुआ था, सेकंड वाले सेक्शन में पहला एडुकेशन वाला था, कूद पड़े लोग, तो तुमने 5-6 मिनट बचा लिए उधर। 3-3 मिनट से ज्यादा तुम दे नहीं सकते। 10 मिनट तुमने दे दिया तो तुमको वैसे ही एंग्जाइटी हो जाएगी, अब 50 मिनट में स्ट्रक्चर के साथ लिखना है। ज्यादातर लोगों के साथ ये हो जाता है कि 20 मिनट में जीपीएससी में स्ट्रक्चर बना पाते हैं। 20 मिनट के स्ट्रक्चर के बाद तो नसें फटने लग जाती है कि आधा ही घंटा बचा, इसको समेटना भी पड़ेगा। पहला ऐसे इतना खूबसूरती से आदमी लिखता है, वो कैसा होता है कि जब तुम्हारी सगाई हो जाएगी तो उसके बाद से लेकर शादी तक के टाइम पीरियड में तुम कभी घर पे टाइम पे नहीं जाओगे, रात को हमेशा फोन पे रहोगे, दोपहर को भी बात करोगे, खाना क्या खाया है, ये सब पहले पहले में होता है। चाहो बताना भी होता है, जानना भी होता है, उस चक्कर में वो 1 का 1.25 घंटा ले जाएगा। तो जो दूसरा होता है उसको बहन बोलते, तो जब हमारा टाइम हम होने वाले फियांसे को देते तो बिल बहन का फटता है, आजकल ये मुझे टाइम नहीं देता, नालायक हो गया है। तो दूसरे वाले को फिर भी तुम बैलेंस करने की कोशिश करते हो, तो फिर वही वाला केस हो जाता है, अब इसको कितना टाइम दो। तीसरा होता है मम्मी। हर माँ एक शादीशुदा लड़के को लेकर यही बोल रही है, अब तू बदल गया है। एक्चुअली वो कुछ बदला नहीं है, उसका समय बदल गया। वो भी क्या करे, तेरी इच्छा थी मैं कर लू, और फिर देख तू पापा को। टाइमिंग इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। वर्ल्ड नहीं, रिस्ट वॉच अलाउड है, डिजिटल एनालॉग, डिजिटल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए 1-1 घंटे पे स्विच मारने का जो केस होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि अभी सोच लिया है तो कर ले जो होगा। और वैसे भी अगर तुम अच्छा कंटेंट राइटिंग सीख लेते हो कि कोई भी ऐसे आएगा मैं अच्छा कंटेंट राइटिंग कर सकता हूं, तो फिर देख, ऑनेस्टली जीपीएससी में एवरेज मार्किंग के हिसाब से हमने लोगों को देखा है, 50 मार्क का एक ऐसे आता है, लोगों को 35 भी आते हैं। सेकंड वाला ऐसे फंबल होता है तो 25 भी आते हैं। मिला जुला के तुमको 3 का एवरेज 90 का बिठाना है जीपीएससी में, और यूपीएससी में 2 का एवरेज 130 का बिठाना है। 40-50 हो जाए तो बल्ले बल्ले है जीवन में। तो 130 का एवरेज बिठाना है, तेरे को खुद सबसे पहले पता चलने लगेगा कि तेरा कौन सा फंबल हो रहा है, नहीं हो रहा है। बहुत लोग हीट ऑफ द मोमेंट में क्या डिसीजन लेते हैं, ये वाला 35 ठोक देता हूं, अगले वाले में फंबल वाली फीलिंग आ रही है, तो अपना ही दिमाग में गणित मार लेते कि अगला वाला 15-17-20 पे रुक जाएगा। एवरेज आउट करके क्लास से बाहर निकलना पड़ेगा ना। प्रीलिम में भी तो यही केस होता है कि अल्टीमेटली 90 का गणित बिठाना चाहिए। इसीलिए ये वाले केस में तो यही तरीका हो सकता है। कितना भी सर साथ में बैठ के बोल देना बेटा ये वाला लिख ले, तब भी तुझे सर पर ये भी तो लिख सकता हूं। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, ये बच्चे की पर्सनालिटी वाला केस है। हाँ भाई, प्रीलिम में कितने अटेम्प्ट किए थे, उसका किस चीज से लेना देना निखिल शर्मा। उस 2 घंटे के हीट ऑफ द मोमेंट में मालूम है, सब पता है, टैटू है दिमाग में। उस 2 घंटे में यहां पर शनि बैठता है और कान से पूछा है तू गया तू गया तू गया तू गया। आदमी सब करके आया होता है, तब भी उसको अंदर से लगने लगता है जो बोल रहा है वही सही है। आधा घंटा लास्ट का वही होता है, किसी किसी के पहले मिनट में बैठता है, किसी के 1.5 घंटे बाद बैठता है। हाँ तो शनि भी आता है, यू डिडंट स्टडी, तेरा कुछ नहीं हो सकता है, ये है वो है, राहु बैठे शनि बैठे, मैं नहीं जानता, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे अलग अलग वो है, जो भी बैठे। शनि थोड़ा जस्टिस वाला शनिवार होगा तो करेगा, अदरवाइज तो शनि भी भारी हो सकता है। जस्ट जोकिंग। तो इसीलिए इस वाले में कुछ नहीं हो सकता। प्रून, अभी उसकी बात करेंगे कि कैसे किसी भी चीज को प्रून किया जा सकता है, क्योंकि उसके कुछ तरीके होते हैं, वो अगर समेट गया तो आगे बढ़, नहीं समेटा तो फिर it would be more relevant in other GS papers. हाँ हाँ बिल्कुल, प्रूनिंग पार्ट जीएस पेपर्स में, और मैं तो पूरा जीएस ही पढ़ाने वाला हूं। पर ऑब्वियसली उसका एक वर्जन है। जैसे आज बाय द वे हम ये बात कर रहे हैं कि बेस्ट बॉडी कैसे लिखी जा सकती है, क्योंकि इससे पहले अपन ने एक बार इंट्रोडक्शन को लेकर बात किया था, एक बार कंक्लूजन को भी लेके। नॉट दैट वी आर वाइंडिंग अप द ऐसे लेक्चर्स, बट एटलीस्ट फर्स्ट शॉट में कम से कम इंट्रो बॉडी और उसका तो
वार्म अप होना चाहिए जितने पुराने वाले हैं। अपने साथ भी ये फंबल होता है ऐसे रीड करने के बाद कि उसी वक्त समझ आता है कि ऑब्वियस पार्ट था पर वो नहीं हुआ। वही जो प्रीलिम में भी होता है, अपने को पता था गेस करना है नहीं करना है। तो बहुत बार ऐसा लगता है कि रेपिटेटिव लेवल पर हम वही बात सुन रहे हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि रेपिटेटिव लेवल पर भी वही बात सुनते रहते, तब जाके वो एज और एच होता है दिमाग में, या कि अपने को रुकना पड़ेगा। जैसे सबसे इजीएस्ट बॉडी जो लोग बनाते हैं वो पेस्टल जी वाला बॉडी होता है। पेस्टल जी वाला जो बॉडी होता है उसमें एक पॉलिटिकल पार्ट होता है, इकोनॉमिक पार्ट होता है, पीईएस, सोशल पार्ट होता है, पीईएस, पी, ये पेस्टल जी वाला पार्ट होता है। तुमने अगर बेसिक्स है, तुमने अगर पहली बार में सोच लिया कि तुमको इस तरीके से जाना है और तुम्हारा पहला पेज पॉलिटिकल रहेगा, कोई भी चीज, एजुकेशन सिस्टम का क्या इंपैक्ट है वगैरह, पॉलिटिकल क्या है। जैसे वर्ल्ड का सबसे अच्छा पॉलिटी वाला पेज चालू करने के लिए पुराने वाले आई नीड हेल्प, सबसे अच्छा तरीका क्या बैठता है? स्टार्ट किस बात से करेंगे पॉलिटी वाले में? Wild guess. In the context of BPSC, I think it should be something relative India. इंडिपेंडेंट, जैसे दैट विल गो हिस्टोरिकल आल्सो लेटर। आर्टिकल लेट आता है, जैसे फिर भी आर्टिकल्स आता है। जैसे पॉलिटी में सबसे सही तरीका, कोई भी आंसर में पॉलिटी पूरा का पूरा पेज होना चाहिए। जैसे जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ही पहला है कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या आइटम तुम डाल सकते हो। ज्यादातर लोगों के कॉन्स्टिट्यूशनल वाले पार्ट में क्या क्या पार्ट हो जाता है? वो क्या होता है कि वो ये जब पूरा पार्ट खत्म हो जाता है तो इसका जो अदर पार्ट होता है उसमें वो डिबेट वाला पार्ट आता है, तो तेरे को फ्रेम देता है। अभी तू क्या बात कर रहा है, ऐसे कोई भी टॉपिक ले लेता हूं, कोई भी एजुकेशन, उसी से कंटिन्यू कर रहे थे। तो एडुकेशनली हमारे देश में हमको कैसे कैसे एजुकेशन को कहां कहां पर केटर करना चाहिए टाइप की कोई बात। सबसे पहले संविधान के वो प्रावधान की जरूरत पड़ती है कि कहां कहां पर है। तो जैसे अगर मेरे को लिखने की नौबत आ गई तो मैं लिखूंगा आर्टिकल 21 है, फिर मान ले फंडामेंटल राइट उठाया, डीपीएसपी उठाया, कोई भी और कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कहीं पर भी आर्टिकल आया, किसी को भी कुछ देने करने का आया, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट जाते हैं पॉलिटी में। फिर हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से जाएंगे? एक आर्टिकल्स, फिर अमेंडमेंट्स, केसेस। I think we can start with some disagreements in the constitutional debate, constituent debates which happened. उसमें क्या है, डिबेट से अगर तुम्हारा ये थर्ड पेज चालू होता है, अगर तू उससे स्टार्ट करता है तो ये स्ट्रक्चर की चर्चा ही नहीं है। फिर तू क्या कर रहा है कि उसको क्वेश्चन आंसर राउंड वाली बात कर रहा है। ऐसे हाँ, उसी पॉइंट वो बराबर है, वो एंटीथेसिस थीसिस वाला। ये तो अपने क्या बात कर रहे हैं कि कोई भी एकदम लेम लेवल पर पहली बार बॉडी लिखना चालू करे तो कहां से सोचना चालू करे, वो वाला। और जो तू बोल रहा है वो तो देखो, इफ यू कैन प्ले दैट प्लॉट देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स डाल सकता है आदमी, अमेंडमेंट डाल सकता है, केसेस डाल सकता है, और हाँ, केसेस ही जजमेंट है। कम ऑन, जैसे बॉडीज डाल सकता है कि ये वाले बॉडी के थ्रू ये वाला काम होता है वगैरह वगैरह, जो भी करके तीन चार, तो वो तुमको बताता रहता है कि हाँ ठीक है तुमने कॉन्स्टिट्यूशनल खेला है। जैसे इसके अलावा ये वाला पार्ट खत्म हो गया पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशनल के अलावा पॉलिटिकल मूवमेंट इसमें नहीं आ सकते हैं। वो हिस्टोरिकल वाले में इसीलिए अभी वो छोड़ रखा है, कुछ कुछ लोग वो भी लेके करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं लिख देता हूं वहां पर हिस्टोरिकल, तब भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल के बाद आता है एक्ट्स, एक्ट्स के बाद, एक्ट्स के बाद स्कीम्स, स्कीम्स के बाद लेजिस्लेशन ही एक्ट है। Review. ओके, जैसे कोई भी अगर रिव्यू में है या सब जुडिस है मैटर, वो और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट वो तो इसी में चला जाएगा ना, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर फिर वो केसेस में लिखेगा, फिर वो बोलेगा केशवानंद भारती, फिर उसमें लिखेगा, कोई भी आर्टिकल लिखेगा, तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल तो हो गया। जैसे कोई भी गवर्नेंस वाला पार्ट जहां पर कोई भी चीज इस्तेमाल किया हो कि ऐसे करके अब ऐसे कर रहे हैं या जो भी। जैसे अभी सपोज एग्जांपल, ओके, सूरत में जैसे ट्रैफिक को बेहतर करने को लेकर बात हो रही है, चलो अपने उसी टाइम एंगल से ले लेंगे तो अपना काम बन जाएगा। तो अगर तुमको ये बोला जाए कि पॉलिटी लेवल पर क्या क्या चीजें बेहतर की जा सकती है, चल बता। जैसे
कौन से आर्टिकल के तहत अभी ट्रैफिक सिग्नल बेहतर करने की बात हो रही है? कौन से आर्टिकल के तहत ट्रैफिक सिग्नल को लेकर बेहतर करने की बात हो रही है? ओ भाई, maybe I'm taking a long shot here. Maybe right to free movement. राइट टू फ्री मूवमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी है राइट टू लाइफ 21। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक मतलब सही गलत आने की वजह से जो मौत होती थी, तो दिक्कत रॉन्ग साइड वाला राइट साइड सही जाने वाले को ठोक देता है। रॉन्ग वाला मर जाए कोई बात नहीं, वो तो चल ही रॉन्ग रहा था, मर जाएगा। राइट वाला मर जाता है, कितनी अजीब बात हो जाती है। साइकिल पे चलते एक आदमी को कोई भी ठोक जाता है तो राइट टू लाइफ चला जाता है। एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे उसके अलावा मान ले अमेंडमेंट्स है, अभी कौन से सबसे तगड़ा अमेंडमेंट लेकर आए ट्रैफिक को लेकर इंडिया में? मोटर व्हीकल्स एक्ट 2023 उसके तहत लेकर आए। चल कोई लोकल लेवल पर केस बता दे, या कोई भी लोकल लेवल पर अमेंडमेंट जो अभी लेकर आए एसएमसी या सूरत का आरटीओ या ये सब कोई कानून वगैरह को लेकर। मेमो, हाँ, डिजिटल मेमो। डिजिटल मेमो। डिजिटल मेमो जो है ना, वो गवर्नेंस का पार्ट आ जाएगा। बराबर है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इधर केसेस वगैरह में या कोई भी तरीके का अमेंडमेंट, लाइसेंस कैंसिल करने का, ये सब जो है उन्होंने वो सब चीजें उठा रखी है। चेंजेस कर रहे वो भी इसमें आएगा। वो जो चेंजेस कर रहे हैं सब पॉलिटिकल लेवल पर आएगा। जैसे कंस्ट्रक्शन चेंजेस भी जो कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कंस्ट्रक्शन चेंजेस जो कर रहे हैं वो गवर्नेंस में आएगा कि अब बम्पर हटा रहे हैं, जैसे उसको छोटा कर रहे हैं, सर्कल को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि उसका वो कोई एक्ट के तहत नहीं कर रहे हैं, वो गवर्नेंस मतलब स्मूथ करने को लेकर कर रहे हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे रिव्यू अभी करते हैं, तो रिव्यू में क्या करते हैं अभी ट्रैफिक सिग्नल के वक्त? व्हाट इज द रिव्यू पार्ट बाय द गवर्नमेंट? क्या प्रॉब्लम? नहीं, हर जगह पर खाली बंदे खड़े कर रखे, वो लोग यूं करके नापते रहते, देखते रहते क्या ठीक चल रहा है। सरकार वाले चक्कर काटते रहते, पर्ची मेमो नहीं फाड़ रहे, वो देख रहे। रिव्यू क्या करते हैं, कैमरा ठीक जगह पर लगा है कि नहीं, अरे इधर से बम्पर हटा दे, अरे ये वाला सर्कल छोटा कर दे, बड़ी गाड़ियों पे ये, छोटी गाड़ियों पे ये वाला टैक्स, ये फलना डिमका जो भी कर रहे हैं मैं नहीं जानता। ग्रीन नंबर प्लेट्स वगैरह, एक्ट्स के तहत बहुत सारी चेंजेस है, स्कीम्स के तहत बहुत सारे लाए होंगे, रिव्यू को लेकर लाए होंगे। गवर्नेंस में लोकल लेवल पर, गवर्नेंस में तो बहुत सारी चीजें, जैसे अभी सुरतीज के ही पेज पर अनुपम सिंह गहलोत आए थे, पॉडकास्ट किया था, और पॉडकास्ट के तहत उन्होंने वायरल कर डाला ये बोल बोल के कि हम इस चीज को क्यों लेकर आ रहे हैं। क्यों? पब्लिक दबा के गाली दे रही थी, कुछ भी करते कुछ भी करते, तो सरकार की साइड से कुछ तो बोलेगा ना सीपी सूरत कि हम ये क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो तो जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो गवर्नेंस की साइड से ही है। बराबर है। तो ये सारी चीजें पॉलिटिकल लेवल पर ट्रैफिक सिग्नल को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। ये वाला तरीका उठाओगे, धीरे धीरे ब्रेनस्टॉर्म करोगे, तब तुम्हारा एक पेज भर के तैयार होगा। टोटल बात कानूनी ही करनी पड़ेगी। बराबर। जैसे सपोज इकोनॉमी पे शिफ्ट होते हैं, ये तो एक लार्जर क्वेश्चन है। जैसे इकोनॉमी का अगर मेरे को, एक सेकेंड, कोई भी चीज का इकोनॉमी का अगर मुझे फ्लो तैयार करना है, फ्लो कि व्हाट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट गेन, ये वो करके बात करना है, तो सबसे पहले सबसे सही तरीका यह होता है कि किसी भी प्रकार का डेटा का इस्तेमाल होना चाहिए। किसी भी प्रकार का, मैं नहीं जानता उसमें जीडीपी लिखा हो, ट्रिलियन डॉलर लिखा हो, कोई स्कीम को लेकर लिखा हो, ये वो कि करंटली दिस दैट दिया गया है। क्यों? ऐसा माना जाता है कि यार ये पार्ट तो इकोनॉमी में पहले स्टार्ट में होना चाहिए, उससे तुम्हारा ऐसे थोड़ा सा इंप्रेसिव हो सकता है। अगर तुम हर पेज को देखोगे, थोड़ी थोड़ी देर बाद हम बात करेंगे, ये नहीं, ये जो डेटा वाला पार्ट है, हाँ डेटा वेगली, फॉर एग्जांपल हाँ। एक्सीडेंट, लेकिन हम जो स्पेसिफिक नंबर छोड़ नहीं कर सकते, और वेगली डेटा तो क्या तो अच्छा बुरा लगता है। वेगली डेटा थ्रो हो सकता है, ऐसे राइटिंग में हो सकता है, 2 पेज वाले में मुश्किल है। अप्रॉक्स करके लिखते हैं तो कोई तरीके की दिक्कत नहीं आती कि अराउंड 3.5% ऑफ द जीडीपी, अराउंड 5 लाख पीपल आर अफेक्टेड, अराउंड 10,000 करोड़ इज वेस्टेड इन दिस, इट्स फाइन। ईयरली एक्सीडेंट का डेटा बहुत ज्यादा होता है, बट नहीं आता, किसी को भी नहीं आएगा ईयरली। रेंज भी नहीं है। रेंज का कैसा है कि धीरे धीरे जब वो पढ़ने लग जाते हैं ना, ये तैयारी करने लग जाते हैं, और जब जीएस की पूरी तैयारी होने लग जाएगी, आंसर राइटिंग होने लग जाएगा। बहुत सारे बच्चे जैसे नोट्स में डेटा के पेजेस तैयार रखते हैं कि एजुकेशन का इतना है, विमेन में ये 5 डेटा डालना पड़ेगा, इसमें ये डेटा डालना पड़ेगा, ये वो सब पेजेस बन के तैयार होते हैं। गूगल पे भी बहुत सारी एकेडमीज है जिनको खाली टाइप करोगे कि डेटा फॉर यूपीएससी शॉर्ट नोट पेजेस, तो तुमको आ जाएगा, उसका दिक्कत नहीं आता। फिर वो क्या होता है, रीड करते, हाँ 4-5 पेज का डेटा याद कर ले, अलग अलग सेक्टर का याद कर ले, उसे थोड़ा फायदा भी होता है। जब तुम ऐसे में जा रहे होते हो, तुम ब्रेनस्टॉर्म कर रहे होते हो, तो तुमको डेटा याद रहता है, तुमको लगता है इधर गुजरता हूँ, ये वाला डेटा तो याद आ गया,
और इधर घुसेड़ तो बहुत अच्छा, इधर का नहीं आता, इधर का याद आता है, किसी को इधर का आ जाता है, किसी को कहीं का भी आ जाता है। कम से कम ऐसे के 8-10 पेज में, 2-3 पेज में कहीं कहीं प्रकार का किसी का कुछ भी डेटा वेटा होता है, तो थोड़ा स्ट्रेंथ देता है। एक्चुअली में किसी एग्जामिनर को ये बताता है कि એટલે હું વાંચીને આવ્યો છું, મને બધું ખબર પડે છે। दैट्स द होल आइडिया। ऐसा सो डेटा इज वन। जैसे ऐसा मेरा इकोनॉमी में हमेशा मानना है कि ऐसे करते 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 अंदर आने में फायदा है, कि अगर इकोनॉमी में कोई भी चीज लिख रहे तो तुमको इंटरनेशनल लेकर आना चाहिए, तुमको उसके बाद नेशनल लेकर आना चाहिए। हाँ, ये वाला एक सेकंड पार्ट बनेगा। इंटरनेशनल लेकर आना चाहिए, नेशनल लेकर आना चाहिए, स्टेट लेवल पर अगर कोई बात है तो वो आना चाहिए, ट्रैफिक को लेकर बात करें तो सिटी लेवल बात करना आना चाहिए, ताकि तुम्हारे इकोनॉमी में जब एक पूरा पेज डेटा को लेकर, इकोनॉमी को लेकर पूरा पेज पढ़ते तो तेरे उसमें उसमें फ्लो दिखना चाहिए कि तू कहां से क्या ले रहा है। और फिर ये दूसरा वाला पार्ट, जैसे लोग बोलते हैं कि कोई ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, जैसे मंथली, ये एक तरीका होता है। बट अगेन ये तो ट्रैप है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद कोई भी बच्चा, मतलब मैं तो बोलता हूँ जीएसटी का कलेक्शन नहीं पता होगा लोगों को, जिसमें कि जब भी जीएसटी का कलेक्शन होकर आता है तो न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आता है कि इस महीने का कितना हुआ। 1.5 लाख करोड़ जो होता है वो मंथली होता है। अब मैं ही कंफ्यूज हूँ, मंथली नहीं और क्वार्टरली, मंथली, हाँ मंथली होता है। तो 15 लाख करोड़ रुपया तक अब जाने लग गया है ईयरली। अच्छा, क्वार्टरली और वो तो अपने बनाते हैं, जब आता है रिपोर्ट क्वार्टरली आती है, तो मंथली रिपोर्ट नहीं आती। जीएसटी की आती है मंथली, क्योंकि मंथली फाइलिंग होता है जीएसटी का। जो भी, मैं तो निकल गया हूं इसमें से, मेरे को तो अब याद भी रखना पड़ता है। बट ये एक तरीके का डेटा का होता है कि इकोनॉमिक लेवल पर याद रखें। जैसे अगर इकोनॉमी वाला पेज आ जाए और मान ले कि इसी का सग्गा भाई इधर कहीं उतारना है, तो तुम और इकोनॉमी में क्या कर सकते हो। जैसे ये डेटा वाले पार्ट में लोग ना रिपोर्ट, कोई स्कीम, जैसे कितना सरकार ने भी डिसबर्स किया है, वो ये सब चीजें पढ़ने की आदत होने लग जाएगी तो I were to write this, then I were recalling data and documents. Basically, I would focus my attention on how a particular issue which is being talked about relates to other sectors of economy. And how the interconnectedness of the economy will generate a very बिल्कुल exponential output. बिल्कुल। जैसे ये एक For तरीका, example, in here, the starting point is input logistics. Now, बिल्कुल। input logistics will affect other things. बिल्कुल 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 बिल्कुल। Sectoral interdependence. 5 तरीके होते हैं इकोनॉमी के, 1-2 और होते हैं कोई भी इकोनॉमी का पेज लिखने को। जैसे एक तरीका होता है जब तुमको ऐसा फ्लो लेकर आ पाते हो, तो कोई भी चीज को लेकर, जैसे अभी इसने Improve logistics. ट्रैफिक की सपोज बात की, एग्जाम ट्रैफिक की लेकर चल रहा है अभी, तो कम से कम कनेक्ट आएगा। तो हाँ भाई, ट्रैफिक को लेकर इंडिया ने कौन सा इंटरनेशनल डिक्लेरेशन साइन किया है? ब्राजीलिया डिक्लेरेशन। ब्राजीलिया डिक्लेरेशन को लेकर इंडिया ने क्या कसम खा रखी है? 2050 नहीं है, 2015 था, फिर 2030 तक। जैसे ब्राजीलिया डिक्लेरेशन हमने साइन की है, उसके तहत उसने डेटा बोला कि हम लोग अपना 50% ऑफ द ट्रैफिक से जो मौत होती है उसको कम कर लेंगे, और फिर एक समय आएगा जब तक हम 0 कर लेंगे। तो वो एक इंटरनेशनल होता है। जैसे नेशनल लेवल पर भी अभी मोटर पॉलिसी के तहत हम लोगों ने ये कसम खाई है कि ये वाला काम कर लेंगे, लोगों का इंश्योरेंस बढ़ा के देंगे, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपलसरी हो गया है, इकोनॉमिक लेवल पर किसी और को नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे गाड़ी को लेकर भी अलग अलग टाइप फुल डेप्रिसिएशन, ये वो सब, उसका इंश्योरेंस वाला पार्ट, तो वो भी एक पार्ट हो गया। स्टेट लेवल पर क्या करती है ट्रैफिक और ये सब गाड़ी वगैरह को लेकर भारत सरकार या गुजरात सरकार? आपको मालूम है आरटीओ का टैक्स होता है ना? आपको मालूम है राज्य का भी अपना टैक्स होता है। जैसे मैं महाराष्ट्र की गाड़ी गुजरात लेकर आऊंगा तो नंबर प्लेट चेंज कराना पड़ता है। हाँ, क्यों कराना पड़ता है? महाराष्ट्र की गाड़ी गुजरात में नहीं चला सकते हैं, क्यों? रोड टैक्स होता है, राज्य का रोड टैक्स होता है। जब गाड़ी महाराष्ट्र में खरीदी गई थी तब उसका एक अलग रोड टैक्स होता है। नंबर प्लेट बना के उसको GJ5 करेगा तो तेरे को डिफरेंस में गुजरात का रोड टैक्स भरना पड़ेगा, वो वाला तेरा नुकसान होता है। जैसे आरटीओ का अपना टैक्स होता है, आरटीओ का अपना टैक्स होता है। चल बता, आरटीओ के टैक्स में सूरत में लोग पैसा कैसे बचाते हैं? हाँ, आउटर साइड में ले जाते हैं। सूरत का सबसे प्रोमिनेंट नंबर प्लेट कौन सा है GJ5 के अलावा? 21 इज नहीं है, 21 नवसारी है, 19 बारडोली। बारडोली में एक 10 लाख या 10 से 15 लाख रुपए की गाड़ी का आरटीओ का टैक्स GJ19 के आरटीओ में रजिस्टर कराते तो 50,000 रुपए कम लगते हैं।
तो अगर कोई भी गाड़ी आपकी 11 लाख रुपए में पड़ रही है तो जीजे 19 का नंबर प्लेट लेते हैं तो 10.5 लाख में पड़ती है। तो इकोनॉमिक लेवल पर उसमें चेंजेस लेकर आने की बात हो रही है। जैसे भारत सरकार ने अभी नेशनल लेवल पर क्या चेंज लेकर आए हैं ट्रैफिक। हाँ, HR पूरा नाम नहीं है, पूरा नाम चाहिए। HSRP का प्लेट है, उसके तहत एक्सीडेंट ये वो सब मेमो वेमो फटना वो सब सब बढ़िया। उसके अलावा भी नेशनल लेवल पर एक काम किया है, भारत का नंबर प्लेट। BR नहीं है, BH है। तो BH के कोई भी ऐसा बच्चा इस क्लास में जो ये बता सके कि उस नंबर प्लेट का फॉर्मेट क्या है। जैसे आगे 22 लिखा और फिर BH लिखा हो, मतलब क्या। हम्म, कोई रूल्स के बारे में उसका आइडिया। यही थोड़ी छोटी चीजें हैं जो अपने को रोजमर्रा में अगर ध्यान रहता है। जैसे 22 या 23 24 जो भी लिखा होता है वो स्टेट का कोड होता है, फिर उसके बाद BH लिखा होता है, फिर उसके बाद नंबर चालू होता है। वो भारत का नंबर प्लेट पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है। तुम या मैं वो नंबर प्लेट अभी गाड़ी से ले सकते हैं नहीं। क्या 2 रूल्स है वो नंबर प्लेट लेने के लिए। आज स्टेट में आपकी कंपनी कंपल्सरी। उसके लिए आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं वो कंपनी मल्टी स्टेट में होनी चाहिए। तब वो कंपनी एक लेटर लिख कर देती है कि मेरा लड़का आज गुजरात में है तो हो सकता है कि ये एम्प्लॉय को मैं वापस महाराष्ट्र ट्रांसफर कर दूं, फिर कर्नाटका कर दूं, ये वो। तभी आप BH का नंबर प्लेट लिख सकते हैं। और हर सरकारी बंदा जिसकी ट्रांसफरेबल जॉब स्टेट वाइज है वो BH का नंबर प्लेट से अपनी पर्सनल गाड़ी खरीद सकता है। तो इकोनॉमिक लेवल पर उन चीजों को बेनिफिट भी दिया है, ट्रैफिक के भी ये सब जब जो भी चीजें हैं यार, ये तो एक एग्जांपल के तौर पे बात हो रही है। फिर क्वार्टरली वगैरह कितना होता है ये वो भारत सरकार क्या काम करती है। जैसे गवर्नेंस वगैरह में भी इंडिया का भी एक सिस्टम है ट्रैफिक का, स्टेट का भी एक सिस्टम है ट्रैफिक का। तुमने अभी सोशल मीडिया वगैरह पे इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि वो हर्ष संघवी बहुत सारी टीवी के सामने खड़ा रहता है, यूं यूं करके एक्टिंग कर रहा होता है कि मैं सारे टीवी देख रहा हूं, और सामने वो कांस्टेबल लड़के लड़कियां बैठे होते हैं ये वो, और कुछ यूं वो कर रहा होता है। वो सब सब रील बना रहे होते हैं वो लोग, वो उनको ज्यादा नहीं पता चल रहा है कि ये बेसिकली क्या हो रहा है। बट क्योंकि वो होम मिनिस्टर है, ये उन्हीं के डिपार्टमेंट में आता है तो उनको देखना जरूरी। प्लस गुजरात में पहला शहर ही सूरत है जहां पर ट्रैफिक रेगुलेशंस को लेकर बात करने की हो रही है, तो हर संघ भी इसी शहर का है, तो इस वजह से वो अपना इन्वॉल्वमेंट उसमें दिखाता है। इकोनॉमी के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स है, बहुत सारी स्कीम्स है, डिसबर्समेंट के अलग अलग तरीके। जैसे अगर किसी की भी गाड़ी ठोकने से कोई और अगर गिर मर जाता है तो सरकार जो 4 लाख रुपए देती है, 5 लाख वो तो अलग है। तुमसे कोई जब मर गया तो क्या होगा। नहीं, क्रिमिनल केस तो अंत में इकोनॉमी को लेकर बात कर रहा हूं। थर्ड पार्टी लाइबिलिटी और इंश्योरेंस में वही वाला फैक्टर आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, जैसे आउटपुट अल्टीमेटली इकोनॉमिक लेवल पर इतनी सारी चीजें अप्लाई कर रही है तो आउटपुट किस तरीके से आ रहा है। सेक्टर्स इकोनॉमिक लेवल पर अगर इस चीज को अप्लाई करें, जैसे इससे पहले हम सपोज हेल्थ या एजुकेशन को लेकर बात कर रहे थे, तो उससे बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं ना जिसमें किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक लेवल पर बेनिफिट हो सकता है। ऐसे ही सपोज सबसे सस्ता, सपोज महिला सशक्तिकरण में यहां पर लिखा है कि इतना पैसा उसमें डालना चाहिए, तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स है जिससे महिला सशक्तिकरण का काम हो सकता है। कोई भी सेक्टर ले लो, सब जगह पर उनके हाथ में पैसा आने लग जाएगा तो इंडिया का ग्रोथ और अच्छे स्केल पर चला जाएगा। सोचने का तरीका होता है, इकोनॉमी वाला जो पेज होता है उसमें धीरे 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 करके तुम अगर अप्रिशिएट करने लग जाओगे तो तुमको पता चलने लगेगा कि ऐसे इसको खेला जा सकता है। ज्यादातर लोग ये वाला पेज जब खेलने जाते हैं तो पुअर पुअर फीलिंग देते हैं। क्यों, कोई ये सोचता है, कोई ये सोचता है। तुम मिक्स भी खेल सकते हो। जैसे सपोज तेरे तोते उड़ गए इकोनॉमी खेलने में कि यार अब मैं क्या करूं, ना ये आ रहा है ना ये आ रहा है। एक एक चीप एडवाइस नहीं, महंगा अच्छा भी हो सकता है। ये पांचों स्टाइल को इस्तेमाल कर 5 पैराग्राफ लिख, तो पूरा पूरा पेज लेकिन इकोनॉमी का वाइब देना चाहिए कि हाँ ठीक है, तेरे को तो इधर का कुछ पड़ा है, कैसे करके समझ में आ रही होगी मेरी बात, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। सो दिस इज वन वे ऑफ गोइंग, 5 वेज ऑफ सीइंग द इकोनॉमी वाला पार्ट। ये तुम्हारे GS3 में भी मदद करेगा, ये GS2 में भी मदद करेगा। टॉकिंग अबाउट द सोशल पार्ट, सोशल को डील करने का क्या सबसे सही तरीका है। सोशल वाले पार्ट को डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। एनजीओ की रिपोर्ट। NGOs की रिपोर्ट। जैसे सबसे पहले इसमें जो मिस होता है सोशल में, वो ये होता है कि सारे सेक्शंस मिस हो जाते हैं लोगों से सामाजिक स्तर पे। टोटल वल्नरेबल सेक्शन कितने हैं याद नहीं है, विमेन चाहे 8 विमेन। अच्छा, LGBT
चाय, ओल्ड, SC, ST, OBC, डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, स्पेशली एबल्ड, दे आर नॉट डिसेबल्ड। और कितने हो गए? 3 3 6 7 8 हो गए ना। ये 8 ऐसे सेक्शंस है जो सोशल सेगमेंट में आएंगे। किसी भी चीज को अगर बेहतर करें, सपोज ट्रैफिक वाला वापस से एग्जांपल ले लेता हूं, तो ट्रैफिक वाले एग्जांपल में कौन कौन से सेक्शन है जिसको बेहतर करने को लेकर बात है अभी? ट्रैफिक में कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसके लिए सोशल अपलिफ्टमेंट को लेकर कोई भी तरीके का काम हो सकता है? हाँ हाँ, स्पेशली एबल्ड या ओल्ड, ओल्ड को लेकर ट्रैफिक में क्या किया अभी? सीनियर सिटीजन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, सीनियर सिटीजन फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लाइसेंस रिन्यूअल को लेकर अभी गवर्नमेंट ने स्कीम निकाली है। एग्जाम्पल, जैसे एक लाइसेंस कितने साल के लिए वैलिड होता है? कितने साल के लिए? 20 साल। 20 साल के लिए एक लाइसेंस वैलिड होता है। सपोज करो एक आदमी ने 51 की उम्र में लाइसेंस कराया था और 71 का हो गया, लाइसेंस एक्सपायर हो रहा है। तो लाइसेंस में जिस तरह हमको काम करके रिन्यू कराना पड़ता है, उनकी भी नौबत आ गई तो 71 पे कैसे रिन्यू करेंगे? लोकोमोटिव्स वगैरह थोड़े से I mean, I think wouldn't it would be the wouldn't he would be more strictly. He actually, if someone is 71, then he should be more strictly monitored, right? Exactly. Like the RTO of मॉनिटरिंग को ही स्ट्रांग किया है। अभी जितने भी, नो ऑफेंस अगेन, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब ड्राइवरी करते एक पर्टिकुलर उम्र पार होने के बाद, उनको जॉब है, क्यों? 40 साल से ड्राइवर रहते। जैसे ड्राइवरी इंडिया में एक बहुत ही लॉयल जॉब में हमेशा से कंसिडर किया जाता है। जैसे लोग इस चीज को प्राइड लेते हैं, सेठ लोग भी, कि हमारे 30 साल से ड्राइवर है, ये वो। फिर एक एज होने के बाद जब अगर वो चले जाते हैं, very important. दैट्स अनदर थिंग, दे आर ऑल्सो एन एमिनेंट पार्ट ऑफ द फैमिली। खाली उनको बोलो कि हाँ, तो बोलते कि हाँ हाँ वो दिवाली आ रहा है ना, वो बेटी के लिए वो जो ड्राई फ्रूट और फल लेकर आना है ना, हम पहुंचवा देते हैं। बोले आपको कैसे पता? उसको पता होता है सेठ के पास कितना सोना है, आज क्या सौदा हुआ है, ये वो बैठे, उनको सब पता होता है। और नीचे बैठे जितने ड्राइवर होते हैं वो आपस में क्या बात करते हैं? तो ये तो पार्ट ऑफ द जॉब है। जैसे ऐसे 3 सेगमेंट्स है इंडिया में जिनको सब पता होता है। मेड्स नहीं, फुल टाइम जो डोमेस्टिक हेल्प होते हैं वो। दूसरे ड्राइवर, मालिक को कम पता होता है, अंदर नहीं आता है। पुराने टाइम में ज्यादा होता था, तो तब घर भी ऐसे होते थे कि गार्डन होता था। अब तो बिल्डिंग का गार्डन है, माली कहाँ रखेंगे हम? राजा महाराजा के नाम माली का बोलना। राजा महाराजा की बात अलग है। हाँ, जैसे एक फुल टाइम कुक को सब पता होता है, एक ड्राइवर को सब पता होता है। आज हाँ, कोर्टिस नेबर, क्लोजी नेबर, नोजी नेबर। नहीं, एवरीबडी इज बिकम टू पर्सन। हाँ, उनको सब रियल नहीं पता होता है, तो एक अलग फैक्टर है। जैसे सोशल लेवल पर आप जब भी किसी भी चीज के बारे में लिखते हैं तो 8 में से कम 4 या 5 पर लिख सके तो बहुत अच्छा होगा। जैसे उसके अलावा सोशल में क्या क्या सेक्टर्स पे लिख सकते हैं? सॉरी मैं बोल गया। जैसे सेक्टर्स का भी एक फंडामेंटल होता है। जैसे फेस्टिवल, क्लोज, मैरिज, रिचुअल्स। हाँ, नेचर ऑफ सोसाइटी, वही तो ये 4 है। और क्या थे इसमें? फूड डांस, फूड डांस नहीं, यही डाइवर्सिटी है। तू और मैं कैसे अलग है? फेस्टिवल अलग मनाते, कपड़े अलग पहनते, शादी अलग तरीके से, तो रिचुअल अलग होता है, खाना अलग खाते हैं। लैंग्वेज, एक सेकंड, एक्सेट्रा लिख रहा हूं। जैसे ये एक तरीका होता है सोशल लेवल पर लिखने का किसी भी चीज को। ये 7-8 तरीके से लोग एक दूसरे से सोशली अलग होते हैं। वो जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, उसमें बेसिकली क्या होता है? ये 7 चीजें अलग होती है, उसको मिलाकर एक चीजें कर सकते हैं। तो ऐसे राइटिंग में एक वो वाला तरीका हो सकता है, एक ये वाला तरीका हो सकता है। जैसे
तीसरा जो सोशल होता है वो एक्चुअली, ये तो मैंने सेक्टर्स लिखा है, एक अलग वर्ड लिख रहा हूं जो अभी तुम नेबर वगैरह बोल रहे थे, वो है स्फीयर। तो सोशल स्फीयर में कौन कौन सी, चल मैं लिखता हूं, जैसे एक नेबर, ऐसे नेबर पहले लिख दिया, वैसे इमीडिएट, एक्सटेंडेड, ये फैमिली है, इमीडिएट, एक्सटेंडेड, फिर नेबर्स, फिर उसके बाद एक्वेंटेंस, फिर फिर Friends पहले immediate फ्रेंड्स, इमीडिएट या एक्सटेंडेड में ले लो, जो भी ले लो। एक और, जैसे इसमें आता है वर्ल्ड, या दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या कहेंगे, टाइप्स। contractual obligated. हाँ, That should come after the contract. ये मैंने ऐसे हायरार्की में नहीं लिखा है, खाली मैं बता रहा हूं कि अगर तुम सोशल पे लिखना चाहो कि किस प्रकार का क्या इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है कोई भी चीज को लेकर, ये वो, तो ये 5-6 ऐसे सेगमेंट्स होते हैं। इमीडिएट से चालू होता है, फिर तुम्हारा एक्सटेंडेड फैमिली होता है, फिर नेबर्स होता है, एक्वेंटेंस का मतलब होता है बस तुम किसी को जानते हो, वो तुम्हारा एक्वेंटेंस होता है, और जो पांचवा होता है वो वर्ल्ड होता है। जैसे कभी कभी जिनका टीचर से बस क्लास तक का रिश्ता है, तो हम भी एक्वेंटेंस में आते हैं कि भाई हाँ, मतलब शादी है घर में, सर को भी कार्ड दे देते हैं। ये वाले जो होते हैं, नेबर को तो देता ही है, इमीडिएट को देता ही है, एक्सटेंडेड को देता ही है, आदमी 10 एक्वेंटेंस को भी देता है जिनसे वो अपनी जिंदगी में कभी कभार किसी काम के लिए टकरा गया हो तो, और फिर वर्ल्ड तो एक अलग फैक्टर होता है। तो सोशल में तुम अगर 3 तरीके से करते हो, जैसे ये जो विमेन वगैरह लिखा है, ये क्या है, इसको जैसे अगर इसको सेक्टर बोलते हैं और इसको स्फीयर बोलते हैं, वो क्या है, ग्रुप्स, Sections. sections, sector and this is sections। तो जब भी अपने ऐसे ही बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा बार मैं अपनी लाइफ में सोशल का इस्तेमाल करता हूं इम्पैक्ट के वक्त। जैसे कोई भी ऐसे वगैरह होता है, उसका अगर इम्पैक्ट का तरीका लिखने की नौबत आती है, तो सोशल का इम्पैक्ट लिखना यूपीएससी जीपीएससी दोनों के हिसाब से एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो सोशल में अगर तुम इंपैक्ट लिखते हो, तो तुम अगर सेक्शंस का इंपैक्ट लिखते हो तो भी बहुत अच्छा, तुम सेक्टर्स का इंपैक्ट लिखते हो तो भी बहुत अच्छा, तुम स्फीयर्स में इंपैक्ट लिखते हो तो भी बहुत अच्छा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, अलग अलग तरीके से प्लीज अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। जैसे जब तुम शादी को लेकर अगर कोई ऐसे लिखा, ऐसे बात कर रहा हो, शादी के टॉपिक को लेकर अगर ऐसे लिख रहे हो, तो तुम यहां नहीं लिख सकते, तब तुम्हारे सेक्टर्स में इंपैक्ट होता है और तब तुम्हारे स्फीयर में इंपैक्ट होता है, क्योंकि जो भी सामने वाला या वाली होता है उसके ये 7-8 चीजें अलग होती है और उसका इंपैक्ट इधर देखने मिलता है। LGBT की लीगलाइजेशन। नो, आई एम सेइंग कि मैं ऐसे ही बोला कि अगर मैं एक अदर रिलीजन या अदर कास्ट या कोई भी तरह ऐसी खाली बात कर रहा हूं, तो हाउ विल इट इम्पैक्ट सोशली, तो सोशली इंपैक्ट हो जाता, तो फिर ये नहीं बोलूंगा ना कि वैसे बात कर रहा हूं। और अगर मैरिज ऐसा टॉपिक आता है तो तीनों ही लिख सकते हैं। मैं खाली ये बोल रहा हूं, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? किसी भी एक टॉपिक को अलग अलग सेक्टर्स या सेक्शंस के हिसाब से सोचने करने का ढांचा होता है। तुम जब ऐसे लिखोगे तो तुम अलग अलग पेजेस में अकॉर्डिंगली थोड़ा मैराथन लेवल पर अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब तुम्हारा, चलो अभी तो आगे बढ़ेंगे तब बात हो सकता है। जैसे टेक पे अगर जाते हैं, तो टेक के कौन कौन से तरीके कवर करने चाहिए? करंट में कुछ नहीं, ऐसे सपोज मोबाइल टेक में, जैसे टेक के पॉलिसी इज फाइन, जैसे हाउ टेक इज रेलेवेंट टू योर टॉपिक। मैं वही सोच रहा था, इसमें एक्चुअली अलग अलग, अच्छा जो बोलते जाते मैं लिखता जाता हूं। जैसे एक पॉलिसी नहीं, टेक का पॉलिसी होता है, अच्छा चल टेक का इम्पैक्ट, टेक का एक्चुअली we can actually merge tax section to all the other. यू कैन मर्ज, देख ऐसा है, A separate page for tax. यू कैन इजीली कीप अ सेपरेट पेज फॉर टेक डिपेंडिंग। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये डिपेंड होता है कि टॉपिक कैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये तो खाली मैं
किसी भी ऐसे को तुम कैसे लिख के उसमें कहां से क्या क्या सोच सकते हो? Tech can be put into governance part. पीपल डू इट दैट वे ओनली ना, हर सेंटेंस वैसे ही खत्म होता है। अलाउ मी टू कंप्लीट दिस। जैसे टेक का पॉलिसी आता है, टेक का इंपैक्ट आता है, जैसे टेक का रिसर्च आता है, जैसे टेक का ग्रोथ है, टेक का स्प्रेड है, टेक का अवेयरनेस है, टेक का यूटिलिटी है। बोलते जाओ। टेक का थ्रेट है, लिखा नहीं है? इंपैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव बोथ, तो थ्रेट हो गया। टेक टेक का अपग्रेडेशन है, यहां कहीं लिखा है? Yes. ओके, रिसर्च वही ग्रोथ। जैसे टेक का सेक्टर्स है कि जैसे कहां कहां, हाँ, टेक का स्किल है, टेक के सेक्टर्स है, Employability issue. टेक के एम्प्लॉयबिलिटी इश्यूज है, टेक का एक्सेसिबिलिटी है। तो अगर टेक वाला पेज लेते हैं, मैं ये खाली हेड्स बता रहा था कि इनमें से कभी भी तुम कोई टेक का पेज ले तो तेरी गाड़ी एक डेढ़ पेज के बिना अटके ना। एंड ऑनेस्टली आई एम जस्ट सेइंग कि अगर अपने लोग ये साइंस के आंसर्स को लेकर भी बात कर रहे हैं कि अपने साइंस का कोई भी क्वेश्चन लेते हैं, जैसे जीपीएससी वगैरह में तो सिंपल सिंपल वाला आता है, व्हाट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एंड फिर कुछ भी लिखा होता है उसके बाद, मान ले एक्स वाई जेड वी डोंट केयर अबाउट इट, कुछ भी पार्ट लिखा होता है। तो इनमें से अगर हमको कोई भी चार चीज आए तो हम कम से कम उससे स्टार्ट कर सकते हैं ना आंसर को लिखना। हमारा आंसर अगर 2 पेज का होता है, 150 वर्ड का होता है, तो बता कितने इनमें से हम सेक्टर्स यूज कर सकते हैं टेक का आंसर लिखने के लिए? 6 अगर तू टेक में इसका आंसर यूज करता है। मैं एक जीएस के आंसर लिखने को लेकर बात कर रहा हूं, तो इनमें से कोई भी 6 एस्पेक्ट यूज करता है तो हर थोड़ी थोड़ी देर पे तेरा पैराग्राफ बदलता है ना। हर थोड़ी थोड़ी देर पे पैराग्राफ बनेगा तो क्या दिखाई देगा तेरे को? हाँ, इसको लेकर तेरे को किसी ना किसी प्रकार का आइडिया है। मेरे दिमाग में कोई ऐसे नहीं है, बट हाँ, हाँ, भारत अनकैप वो उसका स्कीम वाला पार्ट लेना। जैसे टेक का पैसा, टेक के स्कीम्स, टेक के गवर्नेंस, बहुत सारा। जैसे ऐसी बात करो, जैसे ट्रैफिक की दुनिया में, टेक में अभी इंडिया सबसे अजीब चैलेंज क्या फेस करता है? इंडिया कंट्री एज अ लार्ज, हाँ, ट्रैफिक की दुनिया में आर कंट्री एंड वी एज कंट्रीमैन एज अ लार्ज, सबसे बड़ा टेक की दुनिया में सबसे अजीब चैलेंज क्या फेस करते हैं? जो बस वो आता है तभी पता चलता है। मैं चैलेंज की बात कर रहा हूं। सिविक सेंस जो है वो सोसाइटी साइड और उसमें आएगा। टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी कोई टेक में नहीं फेस कर रहा है ट्रैफिक में। किसी को भी एफजी गाड़ी दे दो चला लेता है, बीएमडब्ल्यू खेच लेते लोग, गाड़ी चलानी आती कोई भी ले लेते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना, वो जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद जो पुअर क्वालिटी वाला वो हो रहा है ना, जो गाड़ियां बन के तैयार हो रही है, वहां हम इशू फेस कर रहे हैं। जैसे क्या था वो स्कीम, वो जिसके तहत वो गाड़ी की टेस्टिंग होती है, फिर उसको नंबर मिलते हैं। भारत अनकैप के तहत ही मिलता है ना। भारत रेटिंग तो पोल्यूशन को लेकर है, एनवायरमेंट। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, उसमें इंडिया की जो मेजॉरिटी कार्स है वो फेल हो जाती है और वो सारी रोड पे है। जब ठुकती है तब बोलते हैं कि जैसे 10 लाख से नीचे की ज्यादातर कारें इंडिया में सब एनकैप फील्ड है। तुमको मालूम है क्या 0 मार्क्स कौन सी गाड़ी को है? स्विफ्ट। और वो इंडिया स्विफ्ट बलेनो, हाँ, ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर इंजन वाला केस है। जैसे दे आर द मोस्ट पॉपुलर कार्स ऑफ द कंट्री। स्कॉर्पियो, हाँ, होगा। खाली बात यहाँ लड़ने नहीं बैठे स्कॉर्पियो और स्विफ्ट के बीच पे। जैसे सबसे ज्यादा मार्क्स कौन सी कंपनी की गाड़ी को मिलते हैं? टाटा, वॉल्वो। अरे वॉल्वो वैसे नहीं जो, अरे 10-15-20 लाख में एक आदमी जीवन में इस्तेमाल कर रहा है, वॉल्वो वगैरह। फिर वोक्सवैगन, वोक्सवैगन और स्कोडा, इन दोनों को सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं गाड़ी खरीदने के लिए। स्कोडा भी बहुत अच्छी है सर।
इनको सबसे ज्यादा नंबर मिलते हैं किस बात के? बिल्ड क्वालिटी। उनके दरवाजे से लेकर उनका पतरा से लेकर आगे ठोकता है तो इंजन उसका अंदर जाता ही नहीं। जर्मन टेक्नोलॉजी। स्कॉडा और फोक्सवैगन ज्यादा बिकती क्यों नहीं? अबे सर्विस सेंटर नहीं, महंगी पड़ती है। सब 15-17 लाख 20 लाख तक चली जाती है और उसके बाद का उसका मेंटेनेंस तो 10 लाख की खरीदते हैं। अब वो एक चैलेंज है तो है टेक का पार्ट। Indians' obsession with useless features. We are not even going into that. Such as sunroof. Public at large, 80 करोड़ लोगों को तुम एक साथ don't paint everybody with the same brush. There are a lot of people who actually like sunroof. They are using and plus उनसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहे, उनको बोला जाता है नॉन सनरूफ सनरूफ। आदमी देकर खरीदता। Never in the priority list for most of the यही क्वेश्चन था कि क्या सबसे बड़ी टेक में प्रॉब्लम आ रही है? सेफ्टी क्राइटेरिया। safety criteria in cars, hygiene criteria in food. सेफ्टी क्राइटेरिया इन कार्स, हाइजीन। They below in the people's priority. यस, लोगों की प्रायोरिटी में वो कम है। जैसे अभी तो एक नॉर्मल सीट बेल्ट का अगर पर्ची ना फटे, सूरत आपको जैसे सूरत में पीछे वाले को सीट बेल्ट नहीं पहनना होता है, ये खाली बता रहा हूं। महाराष्ट्र में जैसे जैसे ही आपकी कार अभी महाराष्ट्र में एंटर होती है, जस्ट उसके बाद वापी के बाद तो जितने पुलिस वाले खड़े होते हैं, तुम्हारे पास सब कुछ अगर बराबर होता है, पीछे वाले ने सीट बेल्ट नहीं बांधा होता है तो उसमें पर्ची फाड़ देता है। ओ जीजे 5 तो बहु पैसा वाला लोगों से साइड करके पैसा खींच लेते हैं। उस बात खबर नहीं क्या थी पैसा आवे हमारा। ऐसा लगता है कि सूरत के आसमान में से ऐसे फटता है, हीरे गिरते हैं, हम वो सब लपेटते हैं, अपनी गाड़ियों में भी लगा रखे और महाराष्ट्र जाते हैं तो अपने को हीरा देने का है ऐसे करके। बड़ा से वापस जा रहा है। हाँ, साइरस मिस्त्री साइरस मिस्त्री। बड़ा से ही जा रहा है। हाँ हाँ मुंबई यूनिवर्सिटी में है। हाँ। और तो मर्सिडीज पे भी बहुत सारी चीजों को लेकर बात, बट यस व्हाट आई टेक की खाली बात हो रही है, ट्रैफिक की, तो मैं खाली यही बात कर रहा हूँ। इसमें तुम कैसे भी तरीके से कोई भी चीज घुसाओगे। ये सेफ्टी वाले में सबसे ज्यादा कहां पर प्रॉब्लम है? ये जितनी बातें इसमें पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का कहां इशू है? बैन ही कर दे स्विफ्ट को कि एनकैप में अगर नहीं पास हुआ तो नहीं, तो मैन्युफैक्चर ही नहीं होगी। अलाउड तो है ही ना। तो That requires some political will. हाँ, पॉलिटिकल विल भी लगता है, पूरा लॉबी होता है। Political will. हाँ, पूरा लॉबी होता है। इतना बड़ा मारुति सुजुकी के प्लांट को सिर्फ इसीलिए बंद थोड़ी कर सकते कि 4 लोग मर रहे हैं। वो तो आराम से बता देंगे कि कम से कम 4 करोड़ लोग तो उसे एम्प्लॉयड है जिससे मारुति सुजुकी चल रहा है। ये सब चलो उस पर हम जाने की बात नहीं कर रहे हैं। हर जगह पर किसी न किसी प्रकार का टेक का इशू पड़ता है। अगर ये वाले हेड्स कोई भी बंदा 3-3 लाइन के साथ अगर किसी भी बात पे लिखने का स्किल पैदा कर ले, The safety issues in car and hygiene issues in food, these are not tech-related issues, but these are issues related to hyper cost cutting. इकोनॉमिक इश्यूज है। जब तक लोग आ रहे हैं तब तक यही बात हो रही है कि जैसे ज्यादा लेक्चर्स हो। हाँ, Condensation issue. कॉन्डेंसेशन इशू का क्या मतलब होता है? You start elaborating something, then you may feel 2-3 pages. हाँ हाँ, जैसे कंडेंस कैसे करते हैं का बेसिक मतलब है कि उसको द राइट वर्ड इज टू प्रून, मतलब वो कैसे करेंगे, ठीक है। और एनीवेज कम से कम 4 बात है तो उस पे 4 बात हो सकती है। देखो ऐसा है, अगर स्टार्ट का इशू आता है ना कि स्टार्ट कैसे करें, तो क्वेश्चन ये है कि स्ट्रक्चरिंग के स्टार्ट में दिक्कत है या लिखने के स्टार्ट में दिक्कत है। अच्छा, जैसे सवाल अच्छा है पर जवाब बहुत ही घटिया है। जैसे उसका जवाब यह है कि लिखना चालू करो, क्योंकि उससे भी अलग टाइप की प्रॉब्लम स्टार्ट करने वाले में तो लोगों को ये आती होगी कि टॉपिक अगर फाइनल कर लिया है तो स्ट्रक्चरिंग भी कैसे बनाना शुरू करें। मैं एक एडवाइस देता हूं, जैसा भी लगे। जैसे पहली बार जब ऐसे राइटिंग स्टार्ट करना हो ना, तो फिक्स कर ले कि स्टोरी वाले ही स्टाइल से स्टार्ट करूंगा। स्टोरी, जैसे हम कहां स्टक हो जाते हैं, हमको लगता है कि हमने पढ़ना स्टार्ट किया, चल लाइफ का सबसे फाड़ ऐसे आज ही लिख डालता हूं, मतलब एकदम कर लेना है। अब उसमें दिक्कत इस बात की आ जाती है कि तूने एक थॉट लिखा, तेरे को आ गया कुछ भी, या फिर तुझे डेटा मिला, तूने वो लिख दिया। ऐसे करते करते तूने 2-3 में से कोई भी एकदम तड़ाका आइटम सोचा और फिर वापस से लिखने में दिक्कत आ गई। स्टोरी की सबसे अच्छी बात क्या होती है
पहला पेज भरने का मौका देता है, घटिया, अच्छा, बुरा, बट वो क्या होता है कि उसमें वर्ड्स का आर्टिकुलेशन और ये सब का उतना बड़ा चैलेंज नहीं आता। तो आदमी क्या करता है, राम श्याम सीता गीता ये सब लेके कहीं भी बैठ जाए, राम श्याम सीता गीता करके अगर स्टार्ट किसी को देने में इशू आ रहा है, हाँ यहां भी रखो, आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा। स्टार्ट का अगर इशू आ रहा है तो स्टार्ट मेरे हिसाब से जो पहली पहली बार है जिनको ऐसा लगता है वो स्टोरी से दे सकते हैं। स्टोरी तुम्हारा पहला पेज थोड़ा शायद भरने में मदद करे। फैंसी लेवल पर जब हम पहली बार स्टार्ट्स अलग अलग टाइप से बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली स्टोरी वाज वन ऑफ देम, कोट वाज वन ऑफ देम, और क्या था, श्लोक या वही कोट उसी में आता है, वो था, डेफिनेशन था, एक्सप्लेन था, कोई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, कुछ करंट था, कुछ डेटा था, कोई क्वेश्चन था। तो क्या होता है कि ये जो मैंने लास्ट के 4-5 बोले उसके बाद स्टक होता है कि हाँ क्या करूं। जैसे जजमेंट वाले जो है ना वो भी जिसका पॉलिटी ठीक हो, जिसका पीएसआईआर ठीक हो, वो लोग खेल सकते हैं। वो कैसे खेल सकते हैं कि पर पूरा जजमेंट केशवानंदा भारती केस भी, ऑनेस्टली बता रहा हूं, भले हाउएवर बैड इट में साउंड, बट एक पेज में पूरा केशवानंदा भारती केस का जजमेंट लिखने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है कि क्या था कैसे था, उसके पीछे का कारण क्या है, जजमेंट में क्यों टाइम लग जाता है, जजमेंट का आइडिया होता है तो हाँ एनएलयू के बंदे लिखेंगे। नहीं, हमको क्या दिक्कत आती है पता है, लिंगो, वो जो वर्ड्स यूज करने होते हैं ना पॉलिटी टाइप के, फिर वो तो अपने को लगता है कि पॉलिटी का एक जजमेंट लिखना है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो दिया और मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर उन्होंने वो सुनाया, ही सेड नॉट टू डू दैट, वेरी, तुमको लगता है यार ही सेड वी सेड पे चला गया तो काफी ढीला ढीला फील दे रहा है, कैजुअल फील दे रहा है। तो जजमेंट अगर आते भी है तो भी आदमी क्या करता है, सोचता है कि 3 जजमेंट मुझे आते हैं, तीनों जजमेंट की 3-3 लाइन लिखता है, पर उसके बाद उसका निष्कर्ष लिखने के लिए भी तो थोड़ा पॉलिटिकल लिंगो होना चाहिए ना। तो इसीलिए मैं तो बोलता हूँ कि अगर स्टार्ट देना हो ना, और पहले तो स्टोरी से स्टार्ट देने में तुमको जल्दी क्वेश्चन नहीं आएगा। If you can vomit legalistic babble, then it's okay. हाँ, इफ यू कैन वॉमिट लीगलिस्टिक बैबल्स दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट दैट्स आल्सो एन एक्यूमेंट। जैसे धीरे धीरे पॉलिटी पढ़ लेने के बाद, समझ लेने के बाद, वो सारी चीजों के बाद वो चीज ठीक हो सकती है। और कैसा होता है कि जैसे ऐसा रोज वही टाइप के रीड करते हो, तुम्हारा थोड़ा बैकग्राउंड वगैरह हो, तो वो सब वर्ड्स आते रहते हैं, अदरवाइज फिर वो थोड़ा ऐसा क्वेश्चनेबल वाला फीलिंग आता है। इसीलिए आई थिंक स्टोरी इज द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट, ज्यादा उसमें दिक्कत नहीं आती। हाँ, स्टोरी स्टार्ट करते हो तो ये याद रखना कि 1.5वां पेज जब तुम पहुंचो, तो जो ये अभी बोल रहा था, प्रून करना मतलब किसी भी चीज को कट शॉर्ट करके आर्टिकुलेट रखना। ऐसा नहीं हो 2-2.5 पेज की स्टोरी चली गई, फिर सीता और गीता मिल ही नहीं रहे, बात मुद्दा वहीं का वहीं रह गया है, वो एक लफड़ा उस वाले में होता है। तो आई थिंक स्टार्ट का वो हो सकता है। जैसे कंटेंट का जो लैग है उसको लेकर अभी बात करेंगे कि कंटेंट का लैग कैसे सुधारा जा सकता है। उसके आज ही मतलब बॉडी रिलेटेड ही बात करना है कि थॉट प्रोसेस कैसे स्टार्ट दिया जा सकता है कंटेंट में। देखो एक और प्रैक्टिकल बात कंटेंट को लेकर, द मोर यू हैव read in your past life, the more that you are reading and you retain, उसी से कंटेंट आएगा। लोग बोलते हैं, जैसे कोई भी जो ठीक ठाक बच्चा तैयारी करता है वो क्या करता है, ऐसे राइटिंग की किताबें आती है, उसमें से ऐसे रीड करता है तो थोड़ी बुद्धि खुलती है, ओ अच्छा। दूसरे टाइप के बंदे होते हैं जो टॉपर कॉपी रीड करते हैं, तो उनको लगता है ओ अच्छा। ये 2 तरीका होता है जिससे आदमी को पहली बार हिम्मत आती है कि ऐसे 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 लिख सकते हैं। पर बस मुद्दा वही है कि उसको देखकर तो अप्रिशिएट करा जा ही सकता है, ओ वाओ, गेम तो चालू होता है उसके बाद। The solution is regularly reading. रेगुलरली रीडिंग न्यूज़पेपर इज माय थर्ड पॉइंट। जैसे पीपल हु आर रेगुलरली रीडिंग न्यूज़पेपर, मोर इंपॉर्टेंटली रीडिंग न्यूज़पेपर्स में जैसे ऐसे के पर्सपेक्टिव से अगर उसको रीड कर रहे हैं, जैसे 2 टाइप से न्यूज़पेपर की रीडिंग होती है, 2 या 3 टाइप से लोग करते हैं। एक होता है प्रीलिम, कि मैंने प्रीलिम के लिए पढ़ लिया, ये स्कीम में ये था वगैरह। एक होता है उसका थोड़ा एनालिटिकल पार्ट करके उसको थोड़ा समझना कि मुद्दा क्या है, उसका डेप्थ क्रिएट करना, ये समझ में आना, अच्छा ये तो पॉलिटी के साइड का था, ओ अच्छा समझ गया, ये सोशल एस्पेक्ट को करता है, ये वो वाला तरीका। न्यूज़पेपर रीडिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स के लिए सबसे सॉर्टेड आइटम इसीलिए होता है, रोज तुमको नया कंटेंट देता है, इनडायरेक्टली कवरेज देता है। थोड़ा सा एस्पिरेंट्स में वैलिडेशन का इशू होता है। वैलिडेशन मतलब वो मैं ठीक कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मेरा क्या होगा वाला जो क्वेश्चन है, न्यूज़पेपर रीडिंग उस चीज को थोड़ा काटता है।
सबसे अच्छी बात ऐसे राइटिंग में ऐसा हो सकता है कि तुमने किसी का ऐसे पढ़ा हो तो तुमको समझ आया नहीं आया, ये वो 4 पेज बाद 20 पेज बाद तुम ये गणित मारने लगते हो, भाई इससे अच्छा तो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ लेता। न्यूज़पेपर वो चीज से तुमको निकाल लेता है। आज ये वाला पेज पढ़ लिया, फिर वो वाला पेज पढ़ लिया, फिर कभी ये वाला पेज पढ़ लिया, करते 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 तुमको चॉइस मिलता है 18 पेज में कि तुम पहले क्या पढ़ना चाहते हो। वो एडिटोरियल्स काम है, वो एडिटोरियल्स एसेंशियली ऐसे देते हैं। यस, एडिटोरियल्स आर बेसिकली एसेज ओनली। वो धीरे धीरे ही तुमको कंटेंट में गेम बनेगा। कंटेंट कोई भी वन नाइट स्टोरी नहीं है कि आज मैंने सोच लिया तो हो जाए। जैसे सिलेक्शन इशू में ना बड़े बूढ़े बोल गए, इट्स लाइक उसको ऊपर रखो, बोतल को टेढ़ा करो, अंदर डालो, गिरेगा ही नहीं। जैसे सिलेक्शन इश्यूज में यार वो अरेंज मैरिज डिलेमा है। 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, 4 देखा, सब बराबर ही लग रहे, क्या करें नहीं करें। बड़े बूढ़े यही बोल गए, बेटा अगर तुझे लग रहा है कि यही ठीक है, अब इसके बाद मत सोच कि यही ठीक है। गोरदाना गुजराती में बोलते, अगर हो गया है, हिंदी में रोका बोलते, फाइनल हो गया है तो जस्ट मूव अहेड विद इट। वो टोटल इंट्यूशन बेस्ड गेम होता है। कारण 15 से 20 मिनट अगर सिलेक्शन के प्रोसेस में लगा दिए तो वैसे भी डिवोर्स निश्चित है। हाँ, क्योंकि तुमने सोचा टॉपिक 1, फिर तुमको लगा लेकिन मैं, तुमने अपने प्रॉब्लम को स्टार्ट दे दिया है। तो एकदम अरेंज मैरिज केस होता है कि अगर तुझे लगता है कि चारों ही ठीक है, तब भी तुम्हारे घर वाले पूछेंगे इनमें से कौन ठीक है। तो अगर चार, देखो 100 तो कोई नहीं बोल सकता, अगर कोई 100 बोलता है तो उसके तो वारे ही न्यारे हैं जीवन में कि एकदम परफेक्ट। एनीवेज, मूविंग ऑन द एनवायरमेंटल साइड ऑफ इट। जैसे एनवायरमेंट के भी अपने स्टैंडर्ड तरीके होते हैं किसी भी चीज को लिखने का। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एनवायरमेंट में होता है, अगर आप इंटरनेशनल से चालू करते हैं तो इंटरनेशनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतने सारे करार पे साइन कर रखा है, इतने सारे अपने लॉज, कॉन्फ्रेंसेज, ये वो दुनियादारी है। अगर आपको कोई भी इन्वायरमेंट का एस्पेक्ट याद आता है उसमें तो सबसे सही बैठता है। इन्वायरमेंट का इंटरनेशनल के बाद जो इंडिया में लॉ और लेजिस्लेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। कोई भी ले ले, हवा पानी दुनियादारी ये वो सबके कानून इंडिया में अवेलेबल होंगे। इंटरनेशनल लॉ, जैसे भारत सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, जैसे बहुत सारे इसमें डायरेक्टिव्स भी दे रखे हैं। स्कीम अलग होता है, डायरेक्टिव्स अलग होता है। डायरेक्टिव्स का मतलब होता है सूखा कचरा, गीला कचरा, तो ये सब डायरेक्टिव्स है कि भाई ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये सब। उसके अलावा अगर आप यहां पर किसी भी प्रकार के प्रोसेस लिख पाते हैं, प्रोसेस कोई भी नहीं, प्रोसेस वैसे मैं क्या बोल रहा हूं पता है, जैसे पेड़ लगाओ टाइप, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, यूट्रोफिकेशन, मैं नहीं जानता यार वो फिट टर्म्स। फिर पॉलिसीज में ऊपर लिखना भूल गया, वेरी सॉरी। पॉलिसीज जैसे CSR समझते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो भी एनवायरमेंट में बहुत सारा इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंट अगर बात करनी हो कोई भी चीज को लेकर, हाँ, टेक इज नॉट द राइट वर्ड, टेक स्विच इज द राइट वर्ड। जैसे अडेप्ट इज द राइट वर्ड, इसमें 4 R यूज होते हैं, कौन कौन से भाई? रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज। रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिफ्यूज में एक R अभी आजकल बहुत ऐड हो रहा है। ऐसे मतलब वो इसका पार्ट नहीं, पर बहुत एनवायरमेंट फ्रेंडली में यूज, इट्स रिफर्बिश। रिफर्बिश्ड फॉर्म में ये सबसे पहले आईफोन्स में आता था। रिफर्बिश्ड आईफोन, तो एक जमाना हुआ करता था जब आईफोन 4, 5, 6 वो वाला सेगमेंट था, तो वो 50,000 रुपए के फोन आते थे, तो रिफर्बिश्ड मिलते थे 10-15 हजार के। अभी हर चीज में ये चीज होता है थोड़ा, बहुत बड़ा। अब लैपटॉप्स में हर चीज में अब रिफर्बिश्ड, मतलब जिस जिस चीज में हो सकता है उसमें हो रहा है। तो उसमें खाली एक चर्चा है यही लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स में कि नया नहीं बना के अगर रिफर्बिश ही यूज हो जाए तो कुछ तो एनवायरमेंट में कम क्लेश होगा टाइप्स, ये सब चीज की चर्चा है। वही एक्चुअली ये सब टर्म्स की बात है, पर इनका इस्तेमाल होता है तो लगता है कि तुम एक एनवायरमेंट। रिपेयर कैन ऑल्सो बी देयर, नॉट बैड। Because now there is a big repair movement is going on. Most of the tech companies are making a device purposefully repairable. So basically, you have no choice but to replace it. Right.
That is happening everywhere in cars, हाँ, in computers. राइट राइट, रिपेयर एक They और don't इसमें, like to repair. They want you to buy new. हाँ, रिपेयर इज ऑल्सो बिग मार्केट, वेरी ट्रू। हाँ Land obsolete. Exactly. हाँ, वो प्लान्ड ऑब्सोल्यूशन इज बेसिकली, जैसे वो जो टर्म है ना, जैसे Repair movement is against this plan of obsolescence. वही बोलो, वो ईपीआर होता है उसमें के एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, फिर वो पूरा Overseas companies to make the products repairable. रिपेयरेबल एक्चुअली क्या होता है, वो इकोनॉमिक वायबिलिटी नहीं आती ना रिपेयरेबल में। अभी ऑफ लेट जैसे ये चीज को अच्छा करने लगे, कैसे चल बता, जैसे ये कटारिया मोटर्स वाला अ, किस किस कारण से अमीर हो गया है? Cars को ज्यादा मारुति सुजुकी कार्स को ज्यादा बेचने से, सर्विस सर्विस, जैसे गाड़ी जब खरीदने जाते तो आप लाख 2 लाख 3 लाख कोई भी डिस्काउंट लेना चाहो, तुम्हारी ताकत और नीचे नेगोशिएट करने की, वो करके दे देते। जैसे मजा सर्विस का है उनको। सर्विस में जैसे गाड़ी जाती है उसमें क्या मजा है साहब? ફિલ્ટર ખરાબ થઈ ગયું છે, આ ખરાબ થઈ ગયું છે, આ ચાલતું નથી, આમ તામ કરીને एक बार गाड़ी दो, वापस लेकर आओ, 10-5 हजार रुपए लग जाते हैं। ऐसे करते करते वो लोग अगर साल में 300 गाड़ी बेचते हैं तो हर गाड़ी को कम से कम 2 से 3 बार साल में बुला पाते हैं। अच्छे से प्लान रहता है, पहली बार में आएंगे तो सेठ का गला ज्यादा नहीं काटेंगे, 5 हजार तक रखेंगे। फिर जब 10 महीने बाद आएंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि गाड़ी को रिपेयर की जरूरत है, तो फिर 10 हजार वाला काटेंगे। फिर इंश्योरेंस का सेक्टर करते करते, इसको हम लोग ओईएम बोलते हैं, कि एक चीज का खरीदने की वजह से और अलग अलग सेगमेंट्स को वो लोग चलाते हैं, वो ज्यादा अच्छा चल सकता है पूरा प्रोसेस। तो वो उसको एनवायरमेंट फ्रेंडली भी पोर्ट्रे कर रहे हैं, एंड जो भी आर है वो यूज कर रहा है। एनवायरमेंट में इंटरनेशनल लॉ स्क्यू कैसे हो जाए, टेक के स्विच, अडेप्टेबिलिटी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिनका इस्तेमाल हो सकता है। आप एनवायरमेंट भी यूपीएससी और जीपीएससी दोनों का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। 2 या 3 क्वेश्चन, हमेशा 4 क्वेश्चन, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा पेपर है। दोनों जीएस पेपर 3 यूपीएससी एंड आई थिंक जीएस पेपर 3 जीपीएससी। एनवायरमेंट के कितने आते हैं आजकल? 2 या 3, 4, 3-4 तो आ ही जाते हैं। वो मिला जुला के इन्हीं में से सारी चीजें अगर पैराग्राफ पैराग्राफ बेस जाते तो अपने को दिक्कत नहीं आती है। ये एनवायरमेंट वाला पार्ट हुआ। लॉ, लॉ में जैसे फ्रेमिंग, लॉ के इंप्लीमेंटेशन बाद में आता है, रेगुलेशन, उसके जो वर्ड्स का यूसेज है वो, जैसे किन किन पे वो अप्लाई हो रहा है वो, जैसे उसके ऑब्लिगेशंस, जैसे लॉ रिलेटेड फाइन्स, लॉ के इंप्लीमेंटेशंस, लॉ का एनफोर्सेबिलिटी, लॉ का रिव्यू, लॉ का अमेंडमेंट। जैसे कोई भी चीज का तो अगर कानून लिखता है, और जैसे जीएस पेपर 2 में, दोनों में यूपीएससी और जीपीएससी में फिक्स होता है, कोई भी एक वो आ जाता है, कोई भी कानून, और उसको लेकर बोलते हैं कि अच्छा है कि नहीं, बुरा है कि नहीं, टिप्पणी विप्पणी करो, कोई भी काम बात कोई भी तरीके से। आप अगर ये तरीके से सोचते हैं, जैसे अगर कोई भी कानून बोल दे आरटीआई अच्छा है कि नहीं, ऐसे ही कोई भी कानून है, हाँ उसको फ्रेमिंग को लेकर देखना चाहिए, बहुत ही रेगुलेटरी प्रोसेस है, वर्ड्स बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, हो नहीं रहा है, जैसे अप्लाई करते वक्त ऐसा लगता है कि बहुत ही टीडियस प्रोसेस है। ऑब्लिगेशन आरटीआई फाइलिंग वाले पर भी होता है कि वो भी ये चीजें दे, वो करे, 10 रुपया भरे, फलना डिमका। फाइन्स को लेकर भी ऐसा है कि आरटीआई हो जाने के बाद भी अगर किसी प्रकार का किसी को फाइन है तो जरूरी नहीं है कि उसको फाइन भरना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर है। एनफोर्समेंट की तो कोई एजेंसी नहीं है, कोई भी पुलिस वाले को आरटीआई के थ्रू कोई भी काम करने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। आरटीआई 2005 में बन के चालू हुआ था, 2025 हो गया, 20 साल में इतना डिजिटल अपग्रेड आ गया है, तभी उसको रिव्यू तो करके दे नहीं रहे। अमेंडमेंट कब करेंगे भगवान ही मालिक है। दुनिया का कोई भी कानून उठा है, उसको लेकर बोले कि बेटा इसकी बुराई कर, टिप्पणी कर, तुम ये 15 वर्ड लिखो और तुम इंडिया का सबसे टॉप आंसर, मतलब साथ में ज्ञान भी ऐड करना पड़ेगा, किसी में सेक्शन डाल, किसी में कोई उसका आर्टिकल डाल, कोई काम डाल, बात डाल, ये वो करते कुराते तुम कर सकते हो। जैसे अभी हम टॉपिक ले रहे थे हेल्थ, इंडिया का सबसे टॉप हेल्थ एक्ट कौन सा है?
कोई भी एक्ट मतलब कोई भी स्कीम जो भी समझ लो, आयुष्मान भारत, उसके देख ले कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहीं से मिल जाएगी। क्रिटिकली एनालाइज आयुष्मान भारत स्कीम, बराबर है। हाँ, आदमी को ये पता होना चाहिए कि भाई किसी भी अस्पताल में हो सकता है, प्राइवेट भी हो, 5 लाख रुपए तक के लिए मिलेगा वगैरह। ये 1-2 लाइन का आइडिया, ये रहा ना आंसर। इट इज नॉट अच्छे से फ्रेम्ड फॉर गरीब। रेगुलेटरी लेवल पर इसको देखने वाला कोई नहीं है, डॉक्टर को ही कानून समझना पड़ता है। व्हाट इतने कॉम्प्लिकेटेड है कि पब्लिक को, कॉमन मैन, गरीब आदमी को पता ही नहीं चलता है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए आयुष्मान भारत लगेगा कि खाली हड्डी टूटने के लिए है या फिर प्रेगनेंसी के लिए भी यूज हो सकता है। क्लियर नहीं लिख रखा है। अप्लाई करते हो, कैसे अप्लाई करे, तो अस्पताल में इतना tedious टास्क होता है। आयुष्मान 5 लाख के लिए वो पहले 10,000 रुपए उसमें नीचे से खींच लेते हैं। ऑब्लिगेशन इतना है, आप ऐसे होने चाहिए, आपके पास ये होना चाहिए। अच्छा 5 का ही परिवार है तो ही होगा, वो 10 के तो नहीं होगा, ज्वाइंट फैमिली में फिर आपको कैसे मिलेगा। अलग अलग ऑब्लिगेशन है। फाइन्स का कोई सिस्टम नहीं है। कोई भी हॉस्पिटल अप्लाई करे तो उसको, अगर अप्लाई नहीं करे तो कितना फाइन है अस्पताल को? नहीं पता तो कोई बात नहीं, बोलना चाहिए अस्पतालों को फाइन लगाना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द नंबर। तो क्या करेंगे उस वक्त? हेड मालूम है नहीं लिखना तो क्या करेंगे? कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि पॉइंट तो बनाओगे ना। जब यही ढांचा नहीं आएगा तो सोचेंगे किधर से? सोचने के तरीके को मजबूत करना पड़ेगा। ये जो मैं बोलता जा रहा हूं, ये मैं बस जैसे जैसे दिमाग में आ रहा है वैसे बात करता जा रहा हूं। इसका मतलब नोट मेकिंग करो तो प्लीज तुम खुद रीजिक कर लेना कि ऊपर पहले क्या लिखो, नीचे पहले क्या लिखो, ताकि वो पार्ट तुम्हारा बेटर हो सके। लॉ, फ्रेम, रेगुलेशन, ये अच्छा नहीं, ये इसमें वो भी आता है ना, हमने कहां से उठाया है को क्या बोलते हैं? बोरोड। जैसे ज्योग्राफिकली अगर किसी भी चीज के बारे में लिखना हो तो सबसे पहले जैसे वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक कोर ज्योग्राफिकली डिवाइड होता है और एक ह्यूमन साइड डिवाइड होता है। तो जो कोर वाले पार्ट में डिवाइड होता है, कोर ज्योग्राफिकली, तो उसमें जैसे मैं पढ़ाता हूं तुम वैसे भी जा सकते हो। ओशन, लैंड, क्लाइमेट, सॉइल एंड ऐसे बायोस्फीयर करके होता है। इसलिए मैं एनवायरमेंट वर्ड यूज नहीं कर रहा। बायोस्फीयर का बेसिक मतलब ये होता है कि एयर, लैंड, वाटर का जो संगम होता है वो बायोस्फीयर होता है। बेसिकली वो एनवायरमेंट वाला ही पार्ट होता है। तुम दुनिया का कोई भी ज्योग्राफिकल इवेंट ले लो, कोई भी, बादल फट गए, अब तेरे को कोई ज्योग्राफिकल बात करनी है, तेरी बुद्धि इतनी चलनी चाहिए कि उसमें ओशन नहीं आएगा। ये तो 5 पहलू है, पर बाद पता चले नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है ना। हाँ, तो कोर वाले पार्ट ले लो, ओशन नहीं आएगा, बादल फटेगा तो लैंड को दिक्कत आएगी, क्लाइमेट की वजह से कुछ भी है, सॉइल पूरा का पूरा बह जाएगा और बायोस्फीयर पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा वो। और इसी का जो सग्गा दूसरा भाई होता है वो होता है इसका ह्यूमन पार्ट। उस पर आज ह्यूमन वाला पार्ट याद है क्या? ज्योग्राफिकली अगर बात करनी हो तो हाँ, रीजनल डिस्पैरिटीज, ये वो। हाँ नहीं, ह्यूमन में कौन से ऐसे 5 सेक्टर्स है इसमें कोई भी हाँ, इकोनॉमिक, सोशल, नहीं वो नहीं लिखेंगे, बात खाली ज्योग्राफी की हो रही है। हाँ, पहला हुआ पॉपुलेशन, फिर सेटलमेंट, फिर अरे सेटलमेंट ही माइग्रेशन है। टोपोग्राफी ऊपर चला गया ना दोस्त, वो कोर ज्योग्राफी है। मैं कह रहा हूं बादल फट गया तो ज्योग्राफिकली किसी ह्यूमन के कौन से 5 सेक्टर में रायता फैलता है? हाँ, उसके रीजन में। और अटायर नहीं, ज्योग्राफिकली बात कर रहे हैं अपने। अटायर, हाँ फिर भी कोर कि जैसे बादल फट गए और चमोली बह गया तो ऑक्यूपेशन, कम ऑन, उसका ट्रांसपोर्ट, उसका हेल्थ, इधर इंडस्ट्रीज ऑक्यूपेशन, खेती करता हो तो बह जाएगा, फैक्ट्री हो तो बह जाएगा। 6 आइटम हुआ करते थे ना, 5-6, भूल से गए हो तुम। अभी तलवार पे जंग लग गई है, धीरे धीरे वापस लौटेगी। नहीं अच्छा है, सुनते हैं तो कम से कम घर जाके उसको याद भी करना पड़ेगा। यूनिट्स ही बता दो ज्योग्राफी ऑप्शनल के तो भी चला लूंगा काम, वही बता रहे।
हाँ, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, ऑक्यूपेशन हो गया, सेटलमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, तो एग्री नहीं, इंडस्ट्रीज हो गया, ऑक्यूपेशन में ही आ गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। और जो तू बोला ना, थैंक यू, कल्चर, मैं वही बोल रहा था फेस्टिवल। हाँ, बात सही। हाँ, वो अटायर बोले, मैं थोड़ा एक तो बड़ा वर्ड के लिए था। दुनिया का कोई भी ज्योग्राफिकल कुछ ले लो, उसको अगर आपने दो पार्ट में डिवाइड करके नहीं पढ़ाया, लिखा लिखाया, तो आपका आंसर बहुत ही नैरो लगता है। लोग क्या बोलते हैं, जैसे जब बात करते हैं बादल फट गया, क्या हो जाएगा उससे, जनरली लोग क्योंकि ज्योग्राफी का पेज उठाते तो क्या बोलते, ओहो उधर की लैंड तो बेकार हो गई, बह गई, क्लाइमेट तो अब उधर का ये हो जाएगा, नदी का ये हो जाएगा, सॉइल बर्बाद हो जाएगी, बायोस्फीयर ऐसा हो जाएगा, पेड़ पौधे। अरे पर ह्यूमन ज्योग्राफी भी उतना ही बड़ा ज्योग्राफी है वहां का। तो एक्चुअली में जो उसका इम्पैक्ट है वो ये 6 पार्ट में ज्यादा होगा कि वहां की आबादी जैसे माइग्रेशन पे चला जाएगा, सेटलमेंट जो है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, शहर था अब रहेगा नहीं, गांव है खत्म हो जाएगा। Care about the core perspective because we want to study the effects of those four things हाँ। on the human body. बिल्कुल, जैसे इसका एक थैंक यू, तो उसको एक आर्टिकुलेट फॉर्म में पुट करता हूं कि ये एक जीएस को लेकर भी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि कभी भी ज्योग्राफिकल को लेकर कोई भी इफेक्ट आए, कोई फिनोमिना और बोले इफेक्ट, फ्लैश फ्लड आया क्या होगा, जैसे यूपीएससी और जीपीएससी दोनों में एकदम क्लियरली मेंशन्ड है कोर्स में कि कोई ना कोई फिनोमिना को लेकर पूछते ही पूछते 99% उस साल जो भी फिनोमिना हुआ हो, लैंडस्लाइड है, साइक्लोन है, अर्थक्वेक, क्लाउड बर्स्ट, Of हाँ, glacial lake. ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट, सुनामी, हीट डोम, एवलांच, ड्रॉट, Heat waves. हीट वेव, फिर ये जितने भी फिनोमिना को लेकर पूछते हैं, तुम इसका कोर पार्ट लिखते, इंस्टिंक्टिवली बच्चे में ये आता है कि पहले कोर लिखता हूं, पर एक्चुअली में ये जितनी चीजों का असर है, ये अगर तुम ज्योग्राफिकली इधर से लिखते हो तो तुम्हारा आंसर तो एक तो होलिस्टिक होता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकता है। ये मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रहा, ये तो खाली, हाँ, सोल्यूशन ये मैंने जितने भी लिखे हैं ना, ये किसी के जैसे स्किलफुल बंदे क्या करते हैं, ये तो खाली अपने बात कर रहे हैं। जैसे अगर इसी को अगर मैं सोल्यूशन का पेज बना दूं तो ये सारे सोल्यूशन भी बनते हैं। कि अगर किसी जगह क्लाउड बस्ट आ गया है तो बताइए आप कैसे ठीक करेंगे उस जगह को। तो मैं वहां सॉइल रिस्टोरेशन करूंगा, बायोस्फीयर रिस्टोरेशन करूंगा, ऑक्यूपेशनल रिस्टोरेशन करूंगा, सेटलमेंट को सेट करेंगे, लोगों को ऑक्यूपेशन देंगे, ट्रांसपोर्ट सिस्टम वहां चालू करेंगे, कल्चरल होमोजेनाइटी को वापस मेंटेन करूंगा। अबे अंग्रेजी तो वही रहेगी, जो चीज बिगड़ गई है उसी को ठीक करने का सवाल पूछा, तो इसमें इतना रॉकेट साइंस कहां है। सोच फास्ट हो जाए ना बॉडी में तो तड़ातड़ आंसर निकलेंगे। जैसे जीएस 1 2 3 को तो इसी लेवल पर मैराथन खींचना पड़ेगा, फटाफट सोच, क्योंकि लोग सोचते हैं मैं बहुत अच्छा पॉइंट लिखूंगा सर। मैंने एक नोट्स बना रखी है, उसमें मैंने सब पॉइंट लिख रखे, मैंने एक माचिस ले, क्योंकि जब मुद्दा ही नहीं आ रहा है तो वो घुसेगा किधर वो नोट्स। जब मतलब ये एक तरीका है खाली, जैसे वो बन के जब तैयार हो जाता है, नोट मेकिंग भी उस तरीके से तैयार हो जाती है, आंसर फिर फटाफट स्केल आता है। जैसे पहली बार में बच्चों के साथ होगा कि हेड आएंगे, स्टेप क्या होता है भाई आंसर में, जिंदगी का रायता कैसे फैलता है, पहला आ ही नहीं रहा, दूसरा आया आया आया, ये भी आया पर सर उसमें इसके बाद तो आगे बढ़ा ही नहीं, तीसरा पुअर आंसर, हाँ तीसरा पुअर आंसर, सब आया, दो लाइन भी आई, चौथा सब आया पर 4 में ही पॉइंट आए, और फिर आता है स्टेज 5, सर अब आंसर रीड करके देखो, कड़क, क्योंकि सब में अपने अपने हिसाब से डेटा भी डाल दिया सर, मैंने रिसेंट इवेंट भी डाल दिया, करंट भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, वो भी डाल दिया, तो आंसर में एकदम तड़का दिखता है, तो आंसर भारी भारी लगता है। एक यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर जीएस का 20 क्वेश्चन का आता है, चल बता कितने टॉप आंसर चाहिए उसमें, 7। एक जीपीएससी का 15 क्वेश्चन का पेपर आता है जीएस का, कितने टॉप आंसर चाहिए, 7।
दोनों केस में 7 काय को बोले? क्योंकि यूपीएससी के पेपर में तुमको 100 नंबर जब आते हैं तो तुमको 15 वाले में 4 या 5 अच्छा लिखने का मौका मिल जाता है, तो तुम्हारी कमांड वहां ज्यादा होके 100 पहुंच जाती है। और इस वाले में अगर 7 अच्छा लिखते हैं, ऐसे जीपीएससी की खाली बात कर रहा हूं, कैलकुलेशन इजी पड़ जाएगा। 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 10 मार्क का है। 15 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन 10 मार्क का है। 10 मार्क वाले क्वेश्चन में अगर अच्छा आंसर तुम 7 में लिखते हो तो हर क्वेश्चन में कितने मार्क मिलते हैं? 6। 6 ले लूं, चलेगा 6? क्योंकि किसी में 6.5 भी मिलते, 7 भी देखे अपन ने, क्यों 7 भी देखे, वन ऑफ द आंसर्स, कभी 8 भी देखे वैसे तो। हाँ, 7 आउट ऑफ 10, 6 आउट ऑफ 10। जैसे व्हाट वी आर सेइंग इज एक्चुअली एब्सोल्यूट लेवल पर हम बात करें 60% इन एन आंसर और प्रॉब्ली 70% इन एन आंसर। तो अगर 6 नंबर तुमको एक सवाल में मिलते हैं, जीपीएससी की अभी बात कर रहा हूं, खाली 7 सवाल अगर तुम लिखते हो तो 42 वहां पहुंचते हो। 7 6 42, बाकी 7 में अगर पुअर आएंगे तो कितने? 4, 3.5 4, 10 में से तो अगर 4 आते, 7 4 जा 28, 42 प्लस 28 इज 70, 70 इज 3 बज गए। तो 70 का एक एवरेज टोटल 7 गुड आंसर्स में जीपीएससी में, मतलब किसी भी पेपर, मतलब 70 इज गुड जीएस में, ठीक बोल रहा हूं? 210 का एवरेज बनता है, 70 इज गुड। जैसे यूपीएससी में जीएस के पेपर में 1 2 3 की खाली बात कर रहा हूं, 4 की नहीं कर रहा। 1 2 3 तीनों में 100 इज गुड। तो 100 इज गुड में अगर आपके 15 मार्क में 5 आंसर अच्छे होते हैं, तो 15 मार्क में जो 5 आंसर अच्छे होते हैं उसमें एक आंसर में अच्छा मार्क कितना? 8। 15 में 8 हुआ ना जी, 8 का 8.5 भी हो सकता, मैं नहीं जानता, फिर भी 8 लेके चलते हैं। 15 में 8 अगर मिलते तो तुम्हारे ऐसे 5 क्वेश्चन बनेंगे ना, 40, और 10 में अच्छे 2 ही मिलेंगे, 6 10 में से 12, 52 वहां होते हैं, बाकी सारा कचरा जोड़ के 48। तो एज मिलता है तुमको 7 क्वेश्चन में 52 कमाने का, और उसके अलावा 13 क्वेश्चन मिला के 48 का। तो 13 क्वेश्चन मिला के अगर 48 देखते हो तो भले 15 मार्क करो, भले 10 मार्क करो, मैं बात करूंगा अगर ऐसा हो तो इस बोर्ड को रब करने के बाद, पर 3.5 से 4 मार्क का अगर एवरेज बिठा लेते हैं तो अपने यूपीएससी इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू छोड़, मतलब ऑप्शनल भी ठीक ठाक कॉम्प्लीमेंट कर गया तो रैंक भी उठा सकते हैं। वो स्किल सेट लैग होता है। ऐसे राइटिंग में भी अगर ये सारे पर्सपेक्टिव्स को देखा जाए, क्योंकि ये क्लास खत्म होने के बाद तुम्हारा सोचने का काम शुरू होता है, बुद्धि खुलेगी। एंड ऑब्वियसली इसके बाद जितने भी लोग हैं वो 2 महीना 4 महीने 6 महीने साल में जब भी रीडिंग करें और सोचने का तरीका मजबूत हो जाए तो तुमको समझ आएगा कि कैसे कैसे चीजों को रीड करना है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं गाड़ी पहुंचे। फिर इंटरनेशनल, इंटरनेशनल में ऐसी 10 चीजें जो इंटरनेशनल में करते हैं। ओके, कोई बोला सपोज सबसे इंटरनेशनल में सबसे टॉप आता है ट्रीटी, कन्वेंशन, ओके वेट वेट वेट, होल्ड होल्ड, कन्वेंशन, अकॉर्ड बोला कोई, अभी बोले थे कोई, समिट, एमओयू, ओके, एजेंसीज या द राइट वर्ड कैन बी बॉडीज, कुछ भी चलेगा, उसकी रिपोर्ट, विजिट्स, एम्बेसी। हाँ वो जैसे वर्क ऑफ इंटरनेशनल, चलो मैं लिख देता हूं, जैसे बायलैटरल या मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी टाइप की बातचीत करना उसको लेकर, एक्सरसाइजेस, एक्सरसाइजेस जैसे डिफेंस में आता है बोरोइंग्स, ओपन बॉर्डर शेयर, नहीं सपोज तू ट्रैफिक को लेकर ही खाली सोच, वो हाँ पॉलिसीज, हाँ पॉलिसी, वो ट्रीटी कन्वेंशन वगैरह का ही पार्ट हो गया ना, ये सब भी
हाँ मतलब ये कल्चरल, ये इसको बोलते हैं सॉफ्ट पावर। वर्किंग मॉडल्स, रेटिंग नहीं, इंटरनेशनल नहीं, वो एजेंसीज में आ गई ना भाई, ये लिखा तो है एजेंसीज। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, उनके मॉडल्स, उनकी गुड पॉलिसी, मतलब ये सब उनकी गुड पॉलिसी, वो कन्वेंशन, उनकी ट्रीटी, समिट, एमओ, कुछ भी। टैक्स शेयरिंग लिखा नहीं है, टैक्स शेयरिंग, बोरोइंग इज पार्ट ऑफ, वही टैक्स शेयरिंग, बोरोइंग, वॉट एवर यू कॉल इट। जैसे इंटरनेशनल को लेकर, जैसे कोई भी वर्ड लेते, सपोज हम क्या बात कर रहे थे, सपोज एजुकेशन, तू देख इंटरनेशनल लेवल पर तुमको अगर हर जगह का कुछ 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 याद हो, तो तू अपने जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंटरनेशनल का पेज लिख सकता है। महिला सशक्तिकरण, इंटरनेशनल में अगर तू इनमें से 6 भी भर दे, कहाँ क्या हो रहा है, कौन से देश में क्या कर रहे हैं, हमने किसी के साथ कुछ साइन किया है क्या, ब्रिक्स में कुछ किया है क्या, यूएन में जाकर कोई बात की है क्या, किसी के साथ कोई ट्रीटी की है, महिला सशक्तिकरण के लिए कोई हमको कोई मॉडल प्रोवाइड कर रहा है, व्हाटएवर, ट्रैफिक को लेकर कर ले, टेक को लेकर कर ले, एनीथिंग, एनवायरमेंट को लेकर तू देखेगा तो भी ये सेट हो सकता है, सेट हो सकता है, मजबूत, उसमें कोई तरीके की मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं पड़नी चाहिए। इसके बाद अगर आप नोट मेकिंग और कंटेंट को लेकर बात चालू बनाना चालू करते हैं ना, कि अब मैं सोच रहा हूं सर 10 दिन बैठता हूं, आप मेरे को 15 टॉपिक दे दो, ये 15 या 20 टॉपिक को लेकर मैं इसको बनाना चाहता हूं, जैसे हमने पिछली बार 20-22 टॉपिक को लिया था, इट वर्कड वंडर्स। वो 20-22 वो सारे ऑब्वियस वाले होते हैं, जिसमें हमने स्पोर्ट्स, ये विमेन है, एडुकेशन है, चिल्ड्रन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स है, इंडिया एट 75 है, इंफ्रा है, इकोनॉमी है, एग्रीकल्चर है, क्लाइमेट चेंज है, ऐसे ये वाले वो लो हैंगिंग फ्रूट्स जो एक यूपीएससी या जीपीएससी के मेंस के बच्चे को यार आना चाहिए यार। हाँ मतलब उसको उसको समझ आना चाहिए कि भाई ये सारे पहलू मेरे को तैयार करने हैं। अगर आप में से ईमानदारी से कोई भी आदमी वो वाला पार्ट ऑफ हार्डवर्क अगर पुट करता है कि चल ठीक है, मैं धीरे 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 करते ये टॉपिक्स को लेकर अपने लेवल पर तैयार करता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, गारंटी, कि आपको आपके पूरे मेंस के, यूपीएससी के 7 पेपर ले लेते और जीपीएससी के 5 ले रहा हूं, लैंग्वेज वाला पेपर नहीं ले रहा, क्योंकि मौका, मैं तो इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मैं खाली इंग्लिश में बात कर रहा हूं कि लेटर राइटिंग में अपने लिखते हैं, रिपोर्ट में अपने को काम आता है, सुझाव वाला जब भी समय आता है अपने को वो मौका मिलता है और एज मिलता है। अपने को क्या लेना देना है कि अपना जो टोटल है वो 20 मार्क कम से कम बाकी जनता से ऊपर जाए। इफ यू पुट दैट हार्ड वर्क एंड इट इज जस्ट इंप्लीमेंटेड इन द एसे पार्ट, आई थिंक यू रीप अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। लिस्ट तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, इट टेक 2 मिनट्स ओनली, बट दिस इज द हार्ड वर्क पार्ट। It's actually not the hard work part also, to be very honest. Now once you start, Google has helped a lot, so that starts falling into place. बाद हम जब ये करेंगे तो वो और इजी हो जाएगा। हाँ, GS 1 2 3 करने के बाद करेंगे तो इजी हो जाएगा, बट प्रोक्रास्टिनेशन इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट द एस्पिरेंट्स फेस। बाद तो कभी आता ही नहीं। रिवर्स में भी जाओ, अगर तुमने 1 साल 1.5 साल की तैयारी कर ली है और तुमको समझ आता है कि ये सब मैं ढूंढ ढांड के लिख तो सकता ही हूँ किसी भी एक टॉपिक पे, कोई भी आज घर जाके तुम ट्राई कर सकते हो कि छोड़ चल एजुकेशन का लिखूंगा, तू पेज तो भर के देख, चल बता जादू से कितने पेज भर जाएंगे एजुकेशन से लिखने पर, ये सब चीज को कवर करने गए तो 6 ज्यादा ऐसे ही बन जाएगा। वो तैयार होता है ना, और अपने ऐसे का अगर पेज तैयार होते और हम पढ़ के जाते ना एग्जाम में, तो डबल अच्छा वॉमिट का मौका मिलता है। जो अपने बोल रहे थे कि इट शुड वॉमिट एकदम स्मूथ, ऐसे राइटिंग में मौका मिले तो बहुत बढ़िया। किस्मत सांड हो, जो ग्रुप्स आए हैं ऐसे में, उसमें से अगर चॉइस में बैठ जाए। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, टूले में गया ग्रुप, हमको अगर बॉडी का ये तरीका अगर बैठ के आता है दिमाग में, तो हम किसी भी ऐसे को इस हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्किल का ही गेम है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो स्किल डेवलप भी हो सकता है। तो इस वजह से जैसे अभी
कमिंग बैक टू दिस, जैसे स्टार्ट को लेकर हमारी बात हो गई थी, कंटेंट में लैग आता है। आई थिंक ये बोर्ड तुम्हारी बुद्धि को खोल रहा होगा कि कंटेंट को कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जीपीएससी पीपल, ये जो 450 का जो गेम चल रहा है, कि डायरेक्ट सर सिंगल डिजिट आनी चाहिए, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा लैग है वो एक आंसर में वैरायटी का है। जैसे टू द यूपीएससी पीपल जो सबसे बड़ा लैग हो रहा है वो ये हो रहा है कि हर कोई सोच रहा है कि सिटी का या कहीं का कुछ लिखूं स्कीम तो ऐसे तड़ाकेदार लिखूं। तो ये सब तो यूटोपियन वो है, मतलब ऐसे कैसे होगा, वो तो नहीं हो सकता है। इसलिए एसओपी तो पहले यही फॉलो होनी चाहिए। आई एम नॉट इम्पोजिंग, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। एक बच्चा कम से कम इतना तैयार होना चाहिए। अगर ये सारी चीजें, आई एम जस्ट आस्किंग सम ऑफ माय ओल्ड स्टूडेंट्स, अगर सारे आंसर्स में हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं तो क्या इंटरव्यू का कॉल आ सकता है? क्या आ सकता है? टोटल जहां बने जो बने, मेरिट लिस्ट बने नहीं बने, मतलब ये मैं खाली इनको लेकर बात कर रहा हूं। ये ऐसे राइटिंग का एक बॉडी का स्टाइल है ऐसा। तो इसीलिए स्टार्ट की बात हो गई थी। कंटेंट का अगर लैग है तो एक ये तरीका है उसको भरने का। जैसे अगर सिलेक्शन का इशू आता है, आई हैव टॉक्ड अबाउट इट। और ये जो प्रून करने वाला है ना, जो अभी बात हो रही थी कि कॉन्डेंस कैसे करेंगे, अगर अभी तो एक ही ऐसे की बात हो रही है One sentence For each. Okay, you will actually cross it. यस। तो प्रून करने का जब बात आता है, सुनो मेरी बात को बहुत ध्यान से। प्रून करना मतलब छोटा करना। अगर तुमने ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग में टैटू हो रखा है, क्योंकि नोट मेकिंग करेंगे, रोज का रोज पेज घुमाएंगे, तो जैसे मेरे को याद है वैसे तुमको हो जाएगा। मेरे को भी कम याद है, तुम्ही ने बहुत सारा मदद किया है इसमें, पर इनहेरेंट याद है कि अगर कोई चीज पूरी नहीं होती तो मेरे को लगता है अरे बाकी है, अरे बाकी है। तो वैसे तुम्हारे साथ भी अगर होने लग जाएगा, ये तब होगा जब उसी को घुमाते रहते हैं। टेक में क्या क्या होता है, एनवायरमेंट में क्या क्या होता है, अरे इंटरनेशनल में कैसे कैसे सोचूं, तो अगर वो होने लग जाएगा तो हर टॉपिक पे तुमको 3 3 4 4 तुम अपने स्ट्रक्चर में पहले बनाओगे। तो स्ट्रक्चर में बनाओगे तो तुमको पता चलेगा ना कि सपोज तू स्ट्रक्चर बनाया, पॉलिटिकल लिखा, तेरे को पता चल रहा है साले खाली इसमें आर्टिकल आ रहा है, अमेंडमेंट तो कुछ याद ही नहीं आ रहा, केस का क्या हो रहा है। तो कोई बात नहीं, ये छोटा हो गया, इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा, इधर छोटा होगा, इधर बड़ा होगा। एक एक 1.5 पेज की गणित मार लेंगे। समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड एटलीस्ट व्हेन यू सबमिट द एसे और फॉर दैट मैटर आंसर, तुमको ये वाइब आना चाहिए कि कवरेज ठीक है, लिखा है, चलो 10 पेज जा रहा है, अब देखते हैं कि क्या मार्किंग कैसे हो सकता है। तो वो एक एस्पेक्ट बन के तैयार होना चाहिए। 5 मिनट लो, आंख घुमाओ, जस्ट गो थ्रू इट प्लीज। एक वर्ड याद आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिवली। ऐसे ही करते करते आएंगे यार, शब्द काम बात कुछ भी। थोड़ा सोचो, कोई भी दिमाग में ऐसे सोचो, ये ब्रेनस्टॉर्म का सेशन है, ऐसे सोचो, उसमें सेट करो। जो लोगों का पहली पहली बार है उनको तो मतलब कैसे बोलूं, उनको ऐसे जीना चाहिए। वही सेक्शन है हिस्टोरिसिटी ऑफ द, हाँ, हिस्टोरिकल रह गया है, हिस्टोरिकल रह गया है। तो हिस्टोरिकल में क्या कर सकते हैं, हिस्टोरिकल में एक छोटा चैलेंज आता है। जैसे हिस्ट्री में क्या होता है, सबसे ऑब्वियस जो हिस्ट्री होती है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये अभी अगर हम ट्रैफिक खोले तो हम धीरे धीरे इसको इंडस्ट्रियलाइजेशन 19th सेंचुरी लंदन से फिर धीरे धीरे, मैं वही एक्चुअली उसी पे आ रहा था। अगर आप हिस्टोरिकल पे जाते हैं, देखो हिस्टोरिकल वाला पेज का मतलब होता है आता है या नहीं आता है, उसके ढांचे ढूंचे नहीं for होते। example, if I want to write about art African, I will be writing about food and General Motors in Detroit and how they democratized the car. बिल्कुल तुम लिख सकते हो, डेट्रॉइट, कार ओनरशिप, एवरीथिंग। तुम इंटरनेशनल से जैसा भी चाहो तुम वैसा कर सकते हो हिस्टोरिकल लेवल पर। जैसे इसमें 2 पार्ट होता है, खाली बात हो रही है भाई, मैं गारंटी वारंटी नहीं लेता तुम्हारी। इंटरनेशनल में एक होता है रीसेंट इंटरनेशनल हिस्ट्री, अगर तुमको कुछ भी पता हो, और एक होता है जो जो कोर, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, फलना ढिमका, मेसोपोटेमिया वगैरह, ये वो वाला पार्ट होता है।
जो जिसका जितना ज्ञान। ये वाला जो होता है भाई, इसमें कोई ज्यादा अंग्रेजी नहीं है। एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न। हाईवे की बात हो गई तो ग्रैंड ट्रंक रोड से बिल्कुल। अब ग्रैंड ट्रंक रोड बोला तो मिडीवल में चला गया। बस मैं ये कह रहा हूं कि अपने ऐसे को जब भी हिस्टोरिकल पेज दो, देख अगर ये गायब है तेरा इंटरनेशनल में, हाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर नेशनल लेता है तो थोड़ा तेरा दिमाग चलना चाहिए। जैसे अभी तू जीटी रोड पर आया, मिडीवल में था, जैसे उसी के जस्ट पहले एंशिएंट में अशोका का चले जाते हैं, कलकत्ता से लेकर जो मिडिवल और उसका ही है। जहां पर भी जहां खेलना, जैसे किसी किसी को ब्रिटिशर वाला याद आने लगता है। इसमें तो कैसा है गाइस, जिसका जो पढ़ा और जिसका जैसा ज्ञान। हाँ, पर अगर हिस्टोरिकल लेना है, जैसे ये सबसे अच्छा हो जाता है पता किस में, सपोज विमेन सबसे इजी पड़ता है बात करने को, कि विमेन पे तेरे को हिस्टोरिकल लेना है। तो रिसेंट लेवल पर अगर तेरे को लगता है कि कोई इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे मी टू, हाँ नहीं, फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड। अब वही बात है, फर्स्ट वेव फेमिनिज्म, सेकंड वेव फेमिनिज्म, ये सब जाएगा कोर। जैसे रिसेंट में कोई भी लेता हो, जैसे ब्राजील की प्रेसिडेंट फीमेल थी, या आई डोंट नो। ओरिएंटलिस्ट। हाँ, वो सबऑल्टर्न हिस्ट्री, ओरिएंटलिस्ट, ये वो सब कोर में। मैं खाली विमेन एम्पावरमेंट की बात किया है। तुमको हिस्टोरिकल पेज लेना हो तो यहाँ पर कैसे महिला सशक्तिकरण हुआ था, ये फिर तुम एंशिएंट मिडीवल में जहां जिसको जो याद आए, जो औरत के बारे में तुमको बढ़िया लिखना हो, 3 लाइन तो कम से कम लिखना। ऐसे नहीं लिख सकते कि वी हैड ज्योतिबा फुले, फिर तुम पीछे चले गए सभा समिति, फिर तुम इधर आ गए। भाई सुनो, फ्लो तो चाहिए यार। मतलब ये ना, ये एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न, भाई ये गोल्डन रूल है। दुनिया का कोई आदमी नहीं पसंद करता है कि मॉडर्न के बाद एक एंशिएंट का लिख दे फिर मिडीवल। दिस इज नॉट हाउ टेम्पोरल वर्क्स। यू हैव टू टेक अ फ्लो। तुमसे बनता है बहुत बढ़िया, नहीं बनता है छोड़ दो। जबरदस्ती अपने आप को प्रेस करो। किसी किसी के साथ क्या होता है, इतना ही बन रहा है सर, 4 औरतें याद आ रही है बस। मतलब भाई 4 याद आ रही है तो एक छोटा ले। हिस्टोरिकली ऑल्सो वी हैड, उसको कैजुअल लेवल पर खाली एक ब्रीफ करके उसको निकल। हिस्टोरिकल देयर वर मेनी फीमेल्स इन दिस कंट्री हु हैड डन वेरी गुड थिंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटिंग टू एजुकेशन, हेल्थ, फलना ढिमका करते करते रेंजिंग फ्रॉम, फिर लेकिन टेम्पोरल चाहिए रेंजिंग फ्रॉम में। फिर ऐसा नहीं है कि इधर की औरत एक पीछे फिर आगे, ऐसा नहीं चल। इट लुक्स पुअर that you are not articulate in your thought process. That's not how it will work. ऐसा तो ये एक सबसे सबसे स्टैंडर्ड तरीका है जाने का। एक तो सेफ फीलिंग देता है, प्लस एग्जाम हॉल की प्रैक्टिकल बात करो, सोचते वक्त ना खून शांत रहता है। रुक, एंशिएंट सोच रहा हूं अभी, आदमी सोच पाता है। और कौन कौन सी औरतें थी हिस्टोरिकल, अबे तो तू जंप ही करता रह जाएगा। ऐसे कैसे याद आएगा एक पॉइंट के बाद, तो वो नहीं हो पाता है। तो तुमको फ्लो भी देता है, इसलिए हिस्टोरिकल एक पार्ट यहां पर रह सकता है किसी भी चीज में। ये तो एक टेम्पलेट, एक तरीका है बात करने का। There is one quote in biology. Nothing in biology makes sense unless in light of evolution. Nothing in sociology and economy makes sense unless in light of. ट्रू। इट बी ग्रेट इफ पीपल राइट, इट मे हेल्प। लिख लो, घर जाके लिख। हाँ जय, पीवाई के उठाते सेट करते, कोई भी उठा ले। यूपीएससी का उठाना है तो, जीपीएससी का उठाना है तो, कोई भी। पर वही एजुकेशन ये वाला ही कोई होना। फिलोसफी तो का कोई 2 पेज सेट हो, उठा ना बिंदास, टेक अ कॉल, चॉइस ले। बोर्ड पे लिखा हुआ ही है तो सेट करना इतना चैलेंज नहीं होना चाहिए। सर यस, हम तो जैसे बिगिनर्स है, बिल्कुल। पहली बार ऐसे लिखा हाँ। तो क्लास के बाद क्या करना चाहिए? क्लास के बाद तुमको न्यूज़पेपर रीडिंग के तरीके में बढ़ोतरी लानी चाहिए। जो तेरा को आई लाइक द क्वेश्चन, सर हम तो बिगिनर्स हैं, हमको ये क्लास के बाद क्या करना चाहिए। हमको क्लास के बाद हमने जो जीएस पढ़ा है उस जीएस को रीजिग करना चाहिए। मतलब क्या बोल रहे हो आप? मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर तूने पॉलिटी पढ़ रखा है तो तेरे को बोलूं कि औरत के 4 आर्टिकल निकाल, कोई केस निकाल औरत का,
कोई बॉडी निकाल जो औरत को लेकर काम करके देती है, कोई कानून निकाल औरत का, कोई स्कीम निकाल, तो तेरे पास वो पहला पेज तैयार होना चाहिए। सपोज कर मैं तेरे से कोई भी, तू मेरी बात समझ रही है, फिर कोई भी एक सब्जेक्ट तेरा एकदम सब्जेक्ट वही है जैसे हिस्ट्री फिर से बात कर लेता हूं कि भाई औरत को लेकर ही बात हो रही है, मेरे को यहां से तीन चार औरतें निकाल के दे और उनका पूरा पूरा इवेंट निकाल के दे, तो वो तेरे को ओल्ड वाइन इन अ न्यू बॉटल, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, किताबें भी वही है, बट वो पेज में से जगह जगह से निकला और काम किया। ये वाला काम करना पड़ेगा। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे फर्स्ट टाइमर्स को हमेशा ये लगता है कि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एक्चुअली बहुत फास्ट होता है, बट सेल्फ बिलीफ का इशू होता है, एंग्जाइटी का लेवल होता है, लोग लगता है बाद में करूंगा अभी तो, पर ये जल्दी हो जाता है। वो 20-22 टॉपिक्स हैं जो हम शेयर कर सकते हैं, तो 20-22 टॉपिक पे अगर तुम उसको काम करने लग जाओगे तो, जैसे आई पुट 20 टॉपिक्स इन द ग्रुप, जैसे टू द पीपल हु आर ऑनलाइन, जैसे विमेन, चिल्ड्रन, एडुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज, पब्लिक पॉलिसी या गवर्नेंस, साइंस, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, डेमोग्राफिक डिविडेंड, वाटर, इंडिया एट 75। ये ये आने चाहिए, इसके बिना तुमको थोड़ा खाली खाली लग सकता है। मैं नहीं जानता ये एग्जाम में आएंगे कि नहीं, पर जिसको बोलते हैं कि एग्जाम के लिए तो तैयारी करें, तो तैयारी होनी चाहिए, बड़ा फर्क पड़ सकता है गेम में। जीएस के भी तीनों पेपर में मतलब अच्छा फर्क आ जाएगा, तुमको दिखेगा कि हर एक में से पांच पांच तो जा ही रहे। वैसे भी और क्या कंसर्न है इंडिया का यार यही 20 सो कॉल्ड कंसर्न्स है, इसमें ऑब्वियसली अर्बनाइजेशन वगैरह भी एक दो और ऐड हो सकता है, ये सब एवर इवॉल्विंग है, बट एक बार कम से कम ये 20 तो देख सकते हैं। सो दिस बिकम्स योर फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेपरेशन फॉर ऐसे राइटिंग। ऐसा दिस विल ना, वो जो 3 घंटे में 3 जीपीएससी के ऐसे हैं, या वो जो 2 ऐसे यूपीएससी के 12-12 पेज वाले, ये समय थोड़ा बचा के दे देता है। और अगर फ्रेमिंग भी अच्छा कर देता, और भगवान की अगर दया दृष्टि हो और बैठने लग जाए, तो क्या होता है कि फर्स्ट ऐसे तुमको वो कॉन्फिडेंस देता है सेकंड पे ले जाने का। सपोज सेकंड सेट बी में ये है और तेरा सेट हुआ, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई पहले ये करके देखता हूं, लेट्स टेक कॉन्फिडेंस टू द सेकंड वन। तो वो सब माइंड गेम्स होते हैं। मैक्स मार्क्स कितने देते हैं? मैक्स मार्क्स अगर जीपीएससी का 50 मार्क का ऐसे है, तो मैक्सिमम मार्क्स मैंने 35 देखे हैं, 50 में से 30 का एवरेज रहता है। तो इसीलिए जीपीएससी में 150 में से 90 इज गुड, एंड यूपीएससी में 140 आउट ऑफ 250 इज, एक ऐसे में 70 मार्क। 2 ऐसे लिखने, एक में 70, दूसरे में 70, मतलब आई डोंट नो, यूपीएससी तो न तोड़ के देता है कि एक एक में कितने आए हैं, प्लस ना आंसर कीज देता है, तो हमें नहीं मालूम कि एक में 90 है और दूसरे में 50 है, बट 140 तो काफी इज्जत मिलती है 140 पे, ऐसा है। फिर सी यू टुमारो।